बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बैठक से आपको खुशामदीद। और आज की बैठक की खासियत ये है कि पहले तो दो चुके जाने वाले होंगे सन, एक के ऊपर कातलाना हमला और एक तीसरा जिस पर उठाया गया वो आज बैठक में हमारे मेहमान हैं, यानी कि दो और मेरी मुराद जो है, अच्छा मैं तारुफ तो वो करवा दूंगा कौन कौन है वो बाद में, लेकिन जो इशू है वो है आज पार्लिमान की एक करारदाद, पार्लिमान ही कहेंगे उसे क्योंकि सेनेट की वो करारदाद थी और उस करारदाद में इलेक्शन के इल्तवा की एक दरख्वास्त कह लें या कहा गया है कि तजवीज़ कह लें, डिमांड मुतालबा जो भी कहें। अच्छा, यानी ये सवाल ये पैदा कर रहा है कि अगर पार्लिमान जो है वो उसका एक हिस्सा ऐवान बाला वो अपने इलेक्टोरल कॉलेज की को मुकम्मल करने के बजाय वो कह रहा है कि उसको इल्तवा में रखें, तो ये क्या बात हुई। एक और ये कि सवाल बेसिकली ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का इल्तवा चाहता कौन है, तो इस पर हमने सारी गुफ्तगू करनी है। लेकिन वो जो मेहमान थे रजा रूमी साहब, इनके ऊपर कातलाना हमला हो चुका है। अनीस मंसूरी साहब कराची से इनका ताल्लुक है, 1.5 महीना पहले सर चुके गए तुझे 25 नवंबर को ये उठाए गए थे और हम इनसे पूछेंगे कि इनके उठाए जाने की वजह क्या थी। तो उठाए जाने वाले जो हैं वो आज अक्सरियत में हैं। अक्सर लोगों को तो अल्लाह उठाते हैं, हाँ, लोगों को अल्लाह वाले उठाते हैं। आपकी दफे तो मेरे भाई रिजवान भाई आपकी दफे तो वजह और थी, आपके पे अल्लाह का हाथ नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर पहले ना राजा साहब थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे यहाँ बैठकर कि मैंने उसको भी वहां से उठाया, मैंने उसको भी वहां से उठाया। अच्छा, मुझे लग रहा था कि वीगो डाला चलाते। लेकिन शाह साहब, आपने रजा रूमी साहब का माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा तारुफ है, हाँ। और इसी तरह अनीस मंसूरी साहब का भी, लेकिन ये आपने जरूरी मतलब मजलूमीन की एक मजलिस बना दी यार। देखो अब देखें इस दुनिया में जो फड्डा है वो तो है ही जालिम और मजलूम का। इमरान जी, हम पंजाबी में कहते हैं जिसे लड़या नहीं उसे सप नहीं डिठा। हाँ, एक आम शहरी का पे जुल्म, एक सियासी कारकुन पे जुल्म, हाँ। वो उस मुल्क की सियासी मुआशरे को डिफाइन करता है, और एक सहाफी पे जुल्म उस रियासत को डिफाइन करता है। तो ये नहीं हम कह रहे कि बतौर शहरी के हम सब बराबर नहीं है, लेकिन जब एक सहाफी को रोका जाता है अपनी पेशा वाराना फराइज की अंजामदही से, तो उसका मतलब ये है कि वो रियासत कोई झूठ फैलाना चाहती है और कोई कुछ सच को दबाना चाहती है। दैट इज वाई हम इस बात पे एम्फेसिस करते हैं। इसका मतलब कोई खसूसी दर्जा हासिल करना नहीं होता, खसूसी दर्जा लेने वाले खुद ही ले लिया करते हैं। ठीक बात है, हाँ जाहिर है जी, तमगे भी ले लेते हैं। नहीं वापस भी कर देते हैं यार। आप मोहम्मद हनीफ साहब को इस तरह वो सहाफी ने किया था। हाँ, तो उन्होंने दी गल यार, तमगे दी गल है कि सहाफत दी गल है, बस ओके इंज ना करो ना। हालात दा तुहानू पता ही नहीं हालात की ने, और पता नहीं रजा रूमी साहब आप इनको बताएं कि हालात इस तरह के नहीं हैं, हाँ। कि इस तरह की टिचकरें करवाई हैं, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, हाँ, नहीं और जैसे हालात हैं आप हम सबको जो है ना एक माहौल को तस्लीम कर लेना चाहिए, हाँ। और समझौता कर लेना चाहिए फिल वक्त। अच्छा, ये बताइए रजा रूमी साहब के आप बाहर रखें अपने पास माइक, ऐसे माइक का बहुत रौला होता है वैसे, तो आप तो बाहर बैठ के अमेरिका में भी चीज़ों को यूं आपको थोड़ा सा और तरह का नजर आता होगा ना माहौल। कौन इलेक्शन जिसको पसंद नहीं है पाकिस्तान में इन दिनों? मैं वैसे हमेशा की बात नहीं कर रहा, इन दिनों। देखिए, वजाहत साहब मुझसे बेहतर आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो हमारी तारीख है उसमें एक डिफॉल्ट पोजीशन है कि इलेक्शन नहीं होने, यानी कि 1947 में ये हमारा मुल्क हमारे से वजूद में आया, और पहला जो इलेक्शन था एडल्ट फ्रेंचाइज पे वो 1970 में होता है, और उसमें भी कोशिश, और वो भी आपको पता है कि उसका अंजाम क्या हुआ जी? अंजाम ये हुआ कि वो उसके नहीं माने गए, ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ, हाँ। जो जीता था, जो वजीर आज़म बनना चाहिए था शेख मुजीबुर रहमान को, और उसके बाद से फिर एक ऐसा तरीका कार वज़ा कर लिया गया कि हर इलेक्शन को मैनिपुलेट करने का एक प्ले बुक बन गई है। यानी इलेक्शन से पहले उसमें पैसे का इस्तेमाल, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल, धौंस का, धांधली का, अदलिया का, इलेक्शन कमीशन का। आज भी जो ज़्यादा शिकायत इसी हवाले से मौसूल हो रही हैं, कुछ उनमें हकीकत है,
और बहुत सा फसाना भी है। लेकिन अभी जो मामलात हैं वो यही है कि कुछ अनासर ऐसे हैं यकीनन हमारे रियासत के अंदर ही जिनकी ये ख्वाहिश होगी कि ये इलेक्शन थोड़े आगे हो जाएं। उसमें जो जो आप देख लीजिए कि कौन कौन स्टेक होल्डर है। सबसे पहले तो बहुत सारे निगरान हमारे जो हुक्मरान हैं जो मजे ले रहे हैं, उनकी ये ख्वाहिश होगी चलो 5-6 महीने और लब जान, साल लब जाए। अच्छा, दूसरा एक ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है जो आपने देखा, कामरान खान साहब ने उसका बड़ा चर्चा किया कि मईशत को संभालना जरूरी है, पहले मईशत को ठीक करें और फिर इंतखाबात को आगे करें। जनरल ज़ियाउल हक ने नारा लगाया था पहले एहतसाब फिर इंतखाब, आज कह रहे पहले मईशत फिर इलेक्शन। ये दूसरा एक हल्का है। तीसरा एक हल्का वो है कि जो शायद इस बात से खौफजदा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन, जिनकी सुना है कि मकबूलियत बहुत ज्यादा है, सुना ही है मैंने, यहाँ पे नाम ले लेते। जी जी बिल्कुल। तो इमरान खान साहब जो है वो उनकी मकबूलियत वो कह रहे हैं उनके साथ हामी के 80% जो है 96%। शुक्रिया, मेरी आई स्टैंड करेक्टेड। जी रेफरेंडम है। तो वो सुनने में आया। अब गालिबन अगर हम ये सुन रहे हैं घर घर ये बात सोशल मीडिया के जरिए ये तासुर कायम कर दिया गया, तो यकीनन वो लोग भी तो यूट्यूब देखते हैं, वो लोग भी तो यूथ ट्यूबर्स की रोजाना टेलीकास्ट देखते हैं, ब्रॉडकास्ट देखते हैं। वो कहते हैं आ गया वापस आएगा, ये कर देगा। कल तो उन्होंने मौसूफ से ये भी कह दिया कि मैं इलेक्शन कमीशन के लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगवा दूंगा। हाँ। और पहले वो कह चुके हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, और उनका इशारा जो है आपको पता है ऊपर जो साहब बैठे हैं पिंडी में, ये आज भी जो धमकी ये भी बचा नहीं सकेगा, वो बचा नहीं सकेगा। तो ये उनको भी धमकी है, डायरेक्ट धमकी है। बेसिकली तो धमकी है। अब गल देखो ना जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तीनों निशाने पर हैं। हाँ। अब ये जाहिर बात है कि रियासत के अंदर इसका एक खौफ मौजूद है। वो कितना सच है, कितना फसाना है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। आप लोग ग्राउंड पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, लोगों को जानते भी हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो एक मुझे मालूम पड़ा था जब मैं आया वापस, तो एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि जो असेसमेंट है हमारे निगहबानों की, उनके कुछ हलकों की, वो है कि पंजाब में 47 सीट्स पर पीटीआई आगे है, केपी में वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो स्वीप का आलम है वहां पर। अगर आप दोनों को जमा कर दें तो ये यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं उनके लिए, क्योंकि फिर हुकूमत साजी के जो मसाइल हैं और जिस तरह की वो हुकूमत चाहते हैं 8 फरवरी के बाद आए, शायद उसमें कुछ रखना पड़ जाए। ये वजह है कि कुछ ऐसा बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि आप देखिए अभी तक एक और जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आपको पता है 2018 में भी और उससे पहले भी हम जानते हैं क्या होता है। इस बार जो फर्क है 2018 और 2024 के अवाइल में, वो ये है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो नहीं लगता कि यकसू होकर वन पेज पर है रावलपिंडी के साथ। उसमें कभी आपको पेशावर हाईकोर्ट से कुछ एक मिल जाता है इरेटिक फैसला, कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मिल जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ 1-2 जज साहिबान ऐसी बातें कर जाते हैं। मसलन साइफर केस जो है उसका एग्जांपल ले लीजिए, वो रियासत की एक प्रायोरिटी है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जिसमें बहुत ज्यादा जोर हुआ। उन्होंने पहली बेल की समाअत में उन्होंने केस का फैसला कर दिया। अब ये भी बड़ी अनोखी बात है। ठीक है जी, उन्होंने कहा कि जी ये तो केस ही नहीं है, तो कोई एविडेंस ही नहीं है, बाहर निकाल के और बेल मिल गई और इसका कोई एविडेंस कुछ नहीं आपके पास। अब नीचे जो ट्रायल कर रहा है जज बेचारा, वो देखेगा भाई ऊपर सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रही है, तो मैं क्या ट्रायल करूंगा, मैं इन स्टेटमेंट्स का क्या करूं जो आके वो दे रहे हैं आजम खान साहब और फलाना XYZ और सरकारी मुलाजमीन। तो अब यानी कि वो एक मुसीबत में है ये मामला जो है, क्योंकि जो पूरी सेटिंग की गई थी वो चल नहीं रही। और वो क्यों नहीं चल रही, यकीनन इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए ये जो पोलराइजेशन है पाकिस्तान में, इसने रियासत को अंदर से तकसीम कर दिया है। माशरे को तो किया है, माशरे में नफरतें, गाली गलोच, उसका जिक्र होता है, बदजबानी, बद अखलाकी, वो तो हम देख ही रहे हैं। सियासी डिस्कोर्स बिल्कुल गटर के लेवल का है। मगर जो रियासत के अंदर मुझे यूं लगता है कि जो बड़े अहम इदारे, जो ताकत के मराकज हैं इस वक्त, वो जो वहां पर दरारें हैं, और वो दरारें पर सीमेंट लगाने की कोशिश जारी है मई 10 के बाद से, लेकिन वो कभी उसमें से टूट जाता है, ईंट पूरी नहीं आती और कहीं ना कहीं से कोई
वो मामला खराब हो जाता है। मैं इतनी बात इशारे में कह सकता हूँ, उससे ज्यादा फिर आपको नहीं, ये जो रियासत में लोगों के रियासत जो लोगों के साथ करती रही है जी, तो ये उसका वो की कहते हैं पोएटिक जस्टिस अगर रही साहब नींद ना आ रही होवे तो ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ। नहीं वो कह रहे थे कि लगे है। अच्छा, आप जो है वो इनकी बातों से बड़ा सिंपल सा सवाल है कि इत्तेफाक करते पार्शली। अच्छा, और जिन बातों के ऊपर इख्तिलाफ है पहले वो बयान कर देते। हाँ, बाकी दोस्तों ने भी बात कर। हाँ, देखिए, भाई रजा ने ये कहा है कि कुछ हलकों को ये खौफ है कि शायद नताइज उनकी मर्जी के नहीं आए। वो जो एक किताबचा है ना जिसे दस्तूर कहते हैं, वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारा और अवाम का, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि नताइज जो है वो किसकी मर्जी के होने चाहिए। हाँ, वो अवाम की विल है। मेरी राय में खौफ से ज्यादा एक और पहलू पे भी गौर कर लेना चाहिए। भाई रजा कह रहे हैं कि शायद अदलिया और कुछ रावलपिंडी एक पेज पे नहीं, इस मामला पे नहीं। मैं समझता हूँ कि इससे शायद मामला आगे का है। असल में रावलपिंडी के कुछ इंतखाबी हलकों में फासला है, क्योंकि देखिए इंतखाबी हलके जो पिंडी के हैं उन्होंने तो अभी तक 1924 का वो सबक नहीं भूले कि कम्युनिस्ट बुरे लोग होते हैं। बीच में आलमी जंग आई, वो एलाइज हुए, इनको नहीं खबर पहुंची, क्योंकि ये जो जहन एक खास तरीके से मुरतब कर लिया जाता है, क्योंकि इसमें क्रिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं होती। एक खास सदा की बात होनी चाहिए, लेकिन कॉलोनियल सिपाही के हाँ क्रिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं होती। वो बदलते हुए हालात को समझने की और अपनी राय पे नजरसानी करने की और अपनी पोजीशन को रीएडजस्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। ये हमने बार बार देखा है। तो उस वजह से ये जो 15 साल तो हमें प्रोजेक्ट इमरान के नजर आते हैं ना, उससे पिछले 15 साल सियासतदान को गाली दी गई। सियासतदान को गाली 58 में दी गई। मुझे समझ नहीं आती कि जब ये सियासतदान को गाली देते हैं तो हमारे में से कोई भाई रिजवान जैसा, भाई नूरुल्लाह जैसा समझदार आदमी ये सवाल क्यों नहीं करता कि ये मुल्क एक सियासतदान ने बनाया था, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। सही। इस मुल्क के जोग्राफिये में अगर कभी इजाफा हुआ है तो वो एक शख्स ने किया, उसका नाम फिरोज खान नून था। सितंबर 1958 था। गवादर जिस पे आज सब छलांगे लगाते हैं और जहाँ पे जो है ना वो जाके पॉश एरियाज पे जो है वो कब्जा करने की कोशिश की जाती है, वो एक सियासतदान का दिया हुआ है। वो दस्तूर जिसने इस मुल्क के वफाक को आज जोड़ा हुआ है। हमें याद है ना, नहीं वो बच्चे थे हम, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना, रिकॉर्ड तो मौजूद है ना कि 71 में जब ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था, मगरबी पाकिस्तान के लोग मुकम्मल बेखबर थे। इनका मीडिया की फाइलें उठा के देख लें, इनका बयानिया तो कर नाक ऊपर ये गद्दारी का लफ्ज पे अटके हुए थे। तब वहां पे इन्होंने हिंदू टीचर ढूंढ लिए थे। अब हमने बलूचिस्तान में सरदार ढूंढ लिए। उसके बावजूद ये दस्तूर है जिसकी वजह से आज पंजाब के लोगों ने, सिंध के लोगों ने, केपी के लोगों ने जब बलोच माओ बहनों के साथ यकजहती की है तो निगरान वजीर आजम को बहुत प्रॉब्लम हुई है। वो बड़े गुस्से में आए हैं, बल्कि उन्होंने अपना वो नकाब भी उतार फेंका जो कि एक निगरान वजीर आजम होते हुए ड्यू था, उनके मनसब का तकाजा है। उन्होंने वो भी उतार फेंका। एंड ही स्पोक लाइक अ स्टेक होल्डर and he addressed us as if we are his subjects। हालांकि हम भी सवाल कर सकते हैं कि सरकार, निगरान हुकूमत आपकी जो है, आपके पास से हुकूमत करने का मैंडेट किधर है? आर्टिकल 224 में यक वक्त जो है वो 60 दिन में इंतखाबात भी हैं और निगरान हुकूमतों का तस्वुर भी है। इसका मतलब ये है कि आइंदा जब भी पार्लियामेंट इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल होगा और अगले इंतखाब का वक्त आएगा, पंजाब वाला सूबाई असम्बली तोड़ दे ताकि 60 दिन के अंदर इंतखाब हों, ताकि 171 कौमी असम्बली की सीटों पे बैठे 5 साल। ये हमारे सियासतदानों ने ही ये हमारे सियासतदान गलत किया। एक मुझे सवाल पूछ रहे थे, दीजिएगा। हाँ सर, मैं ना
बचपन में जब मैं आपको देखता था जब नहीं बचपन में जब मैं देखता था तो मैं सोचता था कि मेरी आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा, तो अब मौका मिला है, आज मुझे याद भी आ गया वो सवाल, ये आप पकड़ लीजिए। 1973 में आईडी कार्ड जारी होता है जी, पाकिस्तान के लोगों को उनकी डॉक्यूमेंट्री पहचान दी जाती है। तो 1970 के इलेक्शन हमने कैसे करवा लिए थे? 1970 के इलेक्शन से पहले जो है वो आपको याद होगा बलूचिस्तान नाम का सूबा भी नहीं था, हम तो 1 यूनिट में बैठे थे। हमने ये रजा भाई ने इशारा किया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमने पहला इंतखाब करवाने में 23 बरस लिए जी जी, और हिंदुस्तान में पहला इंतखाब 51 में हो गया था। हमने एक आइन 54 में भी तोड़ रखा है जो बोगरा साहब ने बनाया था। हमने एक इंतखाब जो है एक आइन जो है ना वो उस पे भेज दिया था टेलीप्रिंटर्स पे अखबारों को 16 दिसंबर 1971 की शाम। हमारे यहाँ इंतखाब से और जमहूरियत से बेगानगी का मखासमत का एक धारा मौजूद है और उस धारे के साथ अब बहुत बड़े मुआशी मफादात वाबस्ता हैं। ये जो निगरान हुकूमतों में लोग आते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ हम एक एक बंदे के कागज की पड़ताल करते हैं, एक एक बंदे का माजी जो है ना वो कंगालते हैं, एक एक वोट पे हम गिनती करते हैं, पोलिंग एजेंट बैठे हैं, ऐसे ही होता है ना, दोबारा रीकाउंट भी करवाया जाता है। निगरान पे क्या पाबंदी है? अरे भाई ये बड़ा मसला नहीं, देखें ये निगरान नहीं समझ रहा नहीं सारे होते हैं, नहीं मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूँ सर। ये हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ने और मोहतरम अपोजिशन लीडर ने ये वाले काम किए हुए क्या ये वो तो आइन की अब डाला गया है। मैं यही कह रहा हूँ कि ये तनाकस है, ये पैराडॉक्स है। लेकिन हम सियासतदान को तो बुरा कह नहीं सकते। क्यों नहीं? आप कहते हैं कि नहीं, सियासतदान को बुरा कह सकते तो वो गलत करे, सियासी अमल को बुरा नहीं कह सकते। नहीं, सियासी अमल को सियासी अमल को बुरा नहीं कह सकते। नहीं, ये कौन सा सियासी अमल है यार? सियासतदान गलत ये तो हम करेंगे। मसला ये है कि निगरानों के अगर उनकी वेरिफिकेशन नहीं होती, उनको बनाता कौन है? हमारे एक पार्लियामेंट मौजूद थी जिसने 16 माह हुकूमत की, बड़े धूम धड़के से बताते हैं कि हमने रियासत को बचा लिया। और मैं 16 महीने वाली हुकूमत की बात कर रहा हूँ। 5 साल पार्लियामेंट ने पूरे किए। 16 महीने वाली हुकूमत जहां ये डींगे मारती है कि हमने पता नहीं क्या क्या बचा लिया, पाकिस्तान को क्या कर दिया, कौन से झंडे लहरा दिए, तो ये सारा काम ये हुकूमत कौन बना के देकर गया है? यही वाली 16 महीने की हुकूमत हमें देकर गई है, बल्कि उनको मजीद इजाफी इख्तियारात देकर गई है। ठीक है, अच्छा, हमें नजर आता है सिर्फ कि कुछ छुपे हुए हैं, हम उसको एस्टेब्लिशमेंट कह देते हैं। सारा कुछ जो मर्जी था पीछे, जो सामने वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर बैठे थे, उन पे क्यों नहीं इल्जाम लगाते हैं? किया तो उन्होंने है। और जो इंतखाबात नहीं होते 60 दिन में, वो आइन में लिखा हुआ है कि 60 दिन में इलेक्शन सिर्फ तब होने हैं जब कौमी असम्बली टूट जाएगी और जब नून लीग और पीपल्स पार्टी का स्टेक होगा। ये भी आइन में मेरे ख्याल लिखा होगा साथ, क्योंकि जब पंजाब और केपी के इलेक्शन होने थे तब तो ये आइन में लिखा नहीं हुआ था कि इलेक्शन करवाने हैं। तब तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को कोई जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, इन किसी की चीज पर मसला है, पॉलिटिकल पार्टीज एक एक बंदे पे पिटीशन लेके चली जाती हैं अदालतों में। इन मसलों पे चली जाए पॉलिटिकल पार्टीज, खड़ी हो। आज भी जो कुछ हो रहा है सारा कुछ, और बलूचिस्तान के मसले पर हमें वजीर आज़म पर बड़ा एतराज है। वजीर आज़म ने जो बातें की हैं वो तो BLA पर, और वो BLA जिसको दुनिया के कई ममालिक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर चुके हैं, अक़वाम मुत्तहिदा समेत, अगर वजीर आज़म उस पर सवाल कर रहा है, ये वाला पार्ट तो उसका जायज बनता है ना। अच्छा, दूसरी बात, हम वजीर आज़म की बात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उसने कम से कम एक स्टैंड लिया, एक बड़ा क्लियर कट उसने अपना विजन दिया है कि वो ये समझता है कि ये ठीक है और ये गलत है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी सोई हुई हैं, वो हाइबरनेशन में है, वो तो कहते हैं जाके हम बात करेंगे बासर लोगों से। नहीं, हाँ, वो वजीर आज़म हमारा जाके ताकतवर, नहीं ताकतवर बात कही है। शहबाज शरीफ ने कहा था मैं जाके ताकतवर लोगों से बात करूंगा वजीर आज़म के तौर पे। ओ भाई, आप पॉलिटिकल पार्टीज इस धरने पर, और ये जो वजीर आज़म ने कहा है, कोई स्टैंड ले कह दें कि ये गलत है या ठीक है, ये एक तरफ तो आए ना, कोई इनपुट देना चाह रहा है। मैं सिर्फ एक मिनट की बात कहूंगा कि ये 200% सही बात है कि काकड़ ने जो कहा बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन हमारी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उनका रवैया देखें, साइलेंस है बिल्कुल, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। अगर आपको याद हो, जब ऑपोजिशन में थी तो मरियम नवाज साहिबा बलोच स्टूडेंट से यकजहती के लिए लाहौर माल रोड पर गई थी।
और जब वो कोयटा गई वहां भी उन्होंने मिसिंग पर्संस की जो लवाहिकीन थी उनको उनके साथ स्टेज पर अपने आप को PMLN का इशारा दिया कि वो अपने बलोच बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। और जिस दिन आज नहीं सुन लें, और जिस दिन ये लापता अफराद के लवाहिकीन इस्लामाबाद पहुंचे हैं उस दिन बीबी ने ISI के को अप्रिशिएट करने के लिए एक ट्वीट किया कि ISI ने ये जो नाराज बलोच हैं उनको जो अपने साथ बुलाया मंगल से ही। अच्छा, मैंने वो मिस कर दिया, मैंने देखा नहीं। हाँ जी, और वहां पर जिक्र नहीं था लापता अफराद के लवाहिकीन का। लेकिन अब मसला ये ना कि चूंकि इक्तदार करीब आ रहा है और इक्तदार का रास्ता आपको पता है कि पिंडी के जरिए जाता है या अपारा से टपके जाते हैं, तो इसलिए मुकम्मल खामोशी है। और बात यह है कि अगर पाकिस्तान में बलोच का मसला हो, पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी का मसला हो, PTM का मसला हो, आइन का मसला हो, जो वजाहत साहब जिसका जिक्र करें, तो इन्होंने बोलना है ना, इन्होंने इसको उसकी हिफाजत का, लेकिन ये जब मौका आता है तो पीछे हट जाते हैं। और ये बात कहनी जरूरी है क्योंकि ये शिकवा करना बहुत जरूरी है इन पार्टी से। हत्ता कि इवन अभी देखिए ना, जो ये जितनी भी इस वक्त कंप्लेंट्स हैं, आप इसके ऊपर भी देख लीजिए कि क्या वजह है कि आखिर कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कंप्लेन कर रही है, बहुत बहुत कंप्लेन कर रही है। बाकी पार्टीज में आपको शुरू में बिलावल साहब ने किया थोड़ा बहुत, अब वो भी वहां भी मामला ठंडा है। आप क्यों नहीं फिर ये सवाल करते, जो अगर आपको लग रहा है कि जी ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, या यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है तो वैसा हो रहा है, क्योंकि इसका आखिर खमियाजा इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। अगर ये एक मैनेज्ड इलेक्शन हो जाता है, उसके जरिए जो भी पार्टी इक़्तिदार में या कोलिशन आती है या मियां साहब 2/3 अक्सरियत लेकर बकौल रजी दादा साहब आ जाते हैं, तो बाद में उनको फिर जो चलने का मसला है वो चलने नहीं दिया जाएगा। 2/3 मैं ट्वीट्स इनकी फॉलो करता हूँ ना, देखिए 2/3 प्रेडिक्ट कर चुके हैं मैंने तो कई बार। वो दरअसल काफी मिला थे। अच्छा, मंसूरी साहब को मौका दे। मैं मंसूरी साहब गेस्ट हैं, वो अभी तक उनसे हमने बात नहीं की। सवाल आपका शुरू में ये था कि इलेक्शन कौन चाहते हैं कि ना हो। अच्छा, वो भी हमने सारा एस्टेब्लिशमेंट पे डाल दिया। नहीं वो तो ऑन रिकॉर्ड है। जरदारी साहब शुरू हुए थे कि पहले मईशत ठीक कर लें, इलेक्शन बाद में देखी जाएगी। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब आज तक बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिर बयान दिया कि इलेक्शन मुलतवी कर दें। नून लीग सोई पड़ी है, क्यों नहीं करते? उनके मुंह से जुबान से लफ्ज से बात नहीं निकली आज तक कि इलेक्शन होने हैं वक्त पे। मियां साहब आए थे इतने अरसे बाद 21 अक्टूबर को, इतनी सारी बातें उन्होंने हमें सुनाई थी कि क्या क्या हुआ था, क्या उन्होंने किया था। कभी उन्होंने इलेक्शन की बात की? किसी को जरूरत नहीं थी। मैं बार बार दोहराता हूं, इस बैठक में मैंने 10 मरतबा ये बात की है, ना नवाज शरीफ साहब चाहते थे इलेक्शन हो, ना आसिफ जरदारी साहब चाहते थे इलेक्शन हो, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्शन चाहते थे, कोई नहीं चाहता था। सिर्फ एक बंदे की वजह से इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसका नाम है काजी फाइज ईसा, ठीक है। और कोई नहीं चाहता था हमारे सिस्टम में इलेक्शन हो, और जिसमें बड़े तीनों स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज वाले, इमरान खान साहब समेत जो ठेकेदार बनते हैं जमहूरियत के, जिन्हें आइन की वो वाली शिकें बहुत अच्छी तरह नजर आती हैं कि इनके मुताबिक हमें हुकूमत मिल जाए, बस बाकी सारे लोग मर जाएं, भूखे मरें, उनके बिजली के बिल पे ना हो सके, उन्हें खुदकुशियां करनी पड़े, उन्हें पीने का साफ पानी ना मिले, उनके बच्चों को एजुकेशन ना मिले, उन्हें सेहत की सहूलत ना मिले, लेकिन इलेक्शन वाली शिक जरूर सामने होनी चाहिए। इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, वरना तो पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान गिर जाएगा। मंसूरी साहब, मैं इससे पहले कि आपसे पूछूं कि आप पे क्या बीती, वो हम अगली नशिस्त में करेंगे। फिलहाल इनका अगर आप जवाब देना चाहें तो दे दें, या आपको इनकी बात से इत्तेफाक है तो भी अपने ख्यालात का इजहार कर दें। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका, और आप सबके साथ बैठकर वो और फिर वही गुफ्तगू जिसकी पाबंदी है वो सुनकर अच्छा लगा। अच्छा, तो वो खालिद अली भाई का शेर है कि हम सुख परस्तों की रिवायत पुरानी है, हाथों में कलम रखना या हाथ कलम रखना। तो देखिए, ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये मैं आपको कुछ चीजें जरा सा वजाहत से बता दूं। ये जब एक जंजवा साहब होते थे, कोर कमांडर, सदर्न कमांड, हाँ जी, जब उन्होंने एक फार्मूला बनाया और बलूचिस्तान में सियासी, इंतजामी और माशी कंट्रोल हासिल किया, तो उस वक्त हमारे यहाँ लोगों ने बहुत तारीफ की, बहुत सारे लोगों ने कॉलम लिखे, बहुत सब कुछ हुआ। 1 जनवरी 2013 उस वक्त जो डीजी रेंजर्स थे रिजवान साहब, उन्होंने तलत साहब को एक इंटरव्यू दिया टीवी पर और कहा कि कराची का मसला, सिंध का मसला इंतजामी, सियासी और माशी तौर पर कंट्रोल होगा। हमने देखा कि जंजवा फार्मूला वहां भी अप्लाई हुआ और बाद में ये फार्मूला सिंध में भी अप्लाई हुआ। सही है। बहुत लोगों ने कहा सिंध में सिस्टम है, सिंध में सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम की कड़ी अगर आप जाकर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंतजामी, सियासी, माशी मामला कहाँ से कंट्रोल होता है।
जब ये 2 सूबों में ये कंट्रोल हासिल हुआ तो 10-10 साल का फार्मूला था, और जब ये वफाक में आया तो सब सीख रहे हैं। जब वहां हो रहा था उस वक्त सब तारीफ कर रहे थे। 10-10 साल का फार्मूला था। जब वहां 2 सूबों में हुआ तो उसके बाद हमने जब वफाक में ये सब मामला हुआ कि इंतजामी, सियासी, माशी कंट्रोल, ठीक, तो अब सब उंगलियां उठा रहे हैं यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। और वहां जब हम ये बात करते थे कि ये हो रहा है बलूचिस्तान में, ये हो रहा है सिंध में, तो उस वक्त सब ये एतराज करते थे कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही हो रहा है, वहां सब दहशतगर्द हैं, वहां सब ये लोग हैं, वहां सब ये लोग हैं, वहां सब वो लोग हैं। तो 10 साल में क्या सांप निकला वहां से? नहीं देखिए कंट्रोल पूरे तो हो गए। देखिए कंट्रोल, देखिए इस वक्त इंतजामी कंट्रोल आ गया ना। पूछा जा रहा है ना कि ये 200 किलोमीटर बन गया, क्यों नहीं लगी ये इंतजामी, माशी, सियासी कंट्रोल, ये इस वक्त आप वहां पे है ना। मैं नतीजा क्या निकला? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं वो तो नतीजा कुछ नहीं निकला। आज भी इन सूबों के हालात वही हैं, बल्कि उससे ज्यादा खराब हो चुके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब वो नतीजा ये कुछ वीर और वीर हो गए। अब उसको रिटायरमेंट में 2 की बजाय 4 अरब मिल गया होगा। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं तो रिटायरमेंट ਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ लिख रहे हो? इमरान भाई वो जी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। अब मैं यकीनी तौर पर आपकी बात कर जाता हूँ। अब मसला ये है कि वफाक में सारे मामला चल रहे हैं, वफाक में चीजें कंट्रोल की जा रही हैं, और खास तौर पे पंजाब अब लगता यूं है कि उसकी जद में है, तो बहुत ज्यादा शोर बरपा है कि जनाब यहाँ पर चीजें कंट्रोल डेमोक्रेसी हो रही है। जब मुशर्रफ ने लफ्ज़ कहा था कि हमें कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहिए, तो वही प्लान उसके बाद से कंटिन्यूटी में हर जगह पर इस्तेमाल होता रहा, वही कंट्रोल डेमोक्रेसी का। और आज भी तमाम जगहों पर, हम माने या ना माने, पहले कंट्रोल डेमोक्रेसी के नाम पर माशी तौर पर, इंतजामी तौर पर कंट्रोल हासिल किया गया। आपने बहुत कहा कि काकड़ साहब की हिम्मत है, बहुत ज़बरदस्त काम किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कराची के सिंध के एक बहुत बड़े ओहदे पर एक साहब बैठे हुए, और वो एक पार्टी में आए, दूसरे दिन वो गवर्नर बन गए। मैंने उनसे पूछा, अभी उनके खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा हुआ, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। तो प्रोपेगेंडे के बाद हमने उनसे एक मुलाकात की, तो वहां पर एक बात हुई। उन्होंने कहा कि यार देखें, जो शख्स लाया है ये सब करने से कुछ नहीं पड़ता, जो लाए हैं वो हटा देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो काकड़ साहब चाहे कुछ भी कर लें, आपको जितनी अच्छी बातें लगी नहीं हो, जहां से फार्मूला तय है वहीं से होगा। जब वो चाहेंगे हट जाएंगे, जब वो चाहेंगे रहेंगे, उनकी मर्जी, उनकी मंशा। इसमें मैं भी एक ख्यालात का इजहार कर दूं इनसे मिलते। मैं पिछली बारी मेरे शेरी ज़ौक़ पे इन्होंने एतराज उठाया था। वैसे ही उन्होंने आपके शेरी ज़ौक़ क्यों ना पढ़ा करूं, क्यों ना पढ़ा करूं यार, मंगवाया मैं नहीं खोलिया, मुझे उनकी बात से वो शेर याद आ गया, पढ़ूंगा शेर। नहीं मेनू ऐनक भी दो यार, इस सर ऐनक दो। आपका मसला बसारत का नहीं, बसीरत का है। आवाज ठीक नहीं आती इसमें, आवाज ठीक नहीं आती, ये माइक भी ठीक करवाएं। मुझे बहुत से लोगों ने फीडबैक, ऐसे ना करो, वो जो बात कर रहे हैं ना, सुने, जो हम पे गुजरे थे रन सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। मैं आ गया सी बात सही है। अच्छा, मसला ये है कि अनीस भाई कह रहे हैं कि पंजाब पे हाथ पड़ रहा है तो चीखें निकल रही हैं। मेरा ख्याल है कि पंजाब पे और वफाक पे हाथ पड़ चुका है। अच्छी बात, ठीक है, बिल्कुल। ये जो SIFC है, जिसने कल कान पकड़ाए हुए थे केयर टेकर सारे मिनिस्टर्स को, मेरे पास अंदर से इंफॉर्मेशन है कि हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਇਆ क्यों नहीं? केयर टेकर मिनिस्टर ਨੂੰ कौन फड़ाते हैं? केयर टेकर मिनिस्टर कान पकड़ने का मतलब यही होता है, गोशमाली। हां, मैं इस तरह के यानी अगर उनकी यही जुबान आइंदा मुंतखब होके आने वाली हुकूमत के लिए भी रहती है, जो कि रहेगी, अच्छा, तो सर वो तो हो चुका जो आपने फरमाया। आप लेकिन मैं उससे एक कदम आगे जा रहा हूँ कि भाईजान आपने सारे इख्तियारात संभाल लिए, तो फिर आप जवाबदेही का आंसर भी पैदा कीजिए। बताइए आपने 10 साल में क्या किया। सर इस पे आइए ना, फिर सर इस पे अच्छा नहीं मेरी बात सुनो, वो तालु बुला लेंगे अगले। नहीं, कंट्रोल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि मोहरा सामने होता है, जो जवाबदेही के लिए वो मोहरा सामने, माइक ले ले, वही भुगतेगा, पीछे जो लोग चला रहे हैं वो नहीं होते। देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं, आज ना जियो के, ये मुझे दीजिएगा, आज जियो के सबसे बड़े एंकर जनाब हामिद मीर साहब जो हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश करने की जिम्मेदारी मुंह भर के बराह रास्त काकड़ साहब पे डाल दी, और वो सबसे बड़े जिदार और बहादुर एंकर, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, हमारे लिए हैं, भाइयों की तरह।
वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उनको पिछले दिनों किस बुला के किसने झाड़ डाली। हिम्मत तो हमारे अंदर इतनी सी है ना। काकड़ कमजोर आदमी है ना, पंचिंग बैग है ना, उसको उसके ऊपर डाल दें, हम बैठ के प्राइम टाइम के अंदर कहें कि जनाब इलेक्शन मुलतवी करवाने की करारदाद अनवर काकड़ ने पेश की है। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है कि बता सकें कि जी हफ्ता पहले जो दफ्तर के अंदर तलब करके झाड़ पुंज हुई थी मेरी, वो किसने की थी। एनी की औकात है नहीं वो हाँ जाहिर है आप भी हैं, माफी चाहता हूँ, लेकिन बात ये है कि आमिर मीर साहब ने आमिर मीर साहब ने क्यों आमिर मीर साहब ने तो नाम ले दिया था ना कि जी ज़हीरुल इस्लाम साहब ने गोली मारी है, भुगता ना फिर आमिर मीर ने, वो तो आमिर मीर ने भुगता ना। लेकिन गल ये कि मीर साहब ने तो नाम नहीं लिया अज तक किसी का ऑन रिकॉर्ड जी, कभी भी नहीं लिया। ठीक है, और यार सारे ਨੂੰ पता इलेक्शन कौन नहीं चाहता, काकड़ ਦੇ ਉੱਤੇ पंचिंग कर रहे ਤੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸਲ ਦਾ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। अब आप ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਮਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ इन्होंने पंचवाकल से गुजर के गांव जाना। बात पता है क्या? नहीं वो कह रहे ने उन्होंने नूर वाला साहब ने क्या कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार नहीं है, और भी लोग। हां ठीक बात है, उसके जवाब आएगा। अच्छा आएगा। ਤੁਸੀਂ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੋਗੇ? नहीं, मैं तो आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में कह चुका हूँ कि वो सियासी अखलाकियात के सूदों से यहाँ से मावरा हो चुके। ठीक है, अच्छा भाई हमें तो तंकीद करना है सियासतदानों पे, लेकिन जमहूरियत और सियासी अमल पे। अच्छा, असल चीज जो है ना वो है इलेक्शंस। ठीक है, अब अगर इसी तरह के इंतखाबात, असल चीज तो इलेक्शन ही है, लेकिन ये कौन नहीं होने देना चाहता। हाँ, अगर इस तरह के इंतखाबात करवाने हैं तो फिर वो जो रजा साहब ने बात की है ना कि इब्न रजी साहब ने भी, कि फिर जो हुकूमत आएगी ना वो बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज्ड होगी। अच्छा, वैसे इस तरह के इंतखाबात तो की मतलब है, कभी बहुत अच्छे इंतखाबात भी हुए सर? नहीं, बहुत देखे नहीं, बहुत इस तरह नहीं हुआ कभी। अच्छा ठीक, इस तरह कभी नहीं हुआ, और हर दफा ग्रेजुअली पहले तो ज्यादा होता नहीं, कभी बेहतर भी हो जाते। केड़ा मसलन केड़ा बेहतर है? अच्छा, ये नुक्ता सुब्रो साहब आप बात खत्म करेंगे ना, ये नुक्ता मैं आप सबकी राय पर चाहूंगा। इमरान, ये मेरा एक सवाल है आप सबसे, मैं खुद समझना चाहता हूँ उसके बारे में, लेकिन आप अपनी बात खत्म करें। अच्छा, नुक्ता जो अब आपने देखिए, आरोज ने किसी के भी कागजात जो आ रहे थे ना, जो लीडर थे, बाकी आम है वही ठीक है, उनके हो गए साजे माजे, जो लीडरान थे आरोज ने कागजात मंजूर नहीं होने दिए, नहीं किए, मुस्तरद कर दिए। अच्छा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में मंजूर हो रहे हैं, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ है ना कि एक पार्टी को टोटली आउट रखना है। 18 के इलेक्शन हुए थे, 18 के इंतखाबात में नवाज शरीफ साहब को बाहर किया गया, मरीम नवाज अंदर थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी शहबाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन लड़ रही थी, फिर लड़ी, फिर आरटीएस बैठ गया, जैसे तैसे एक सिस्टम बन गया। अब ये जो हो रहा है कि अच्छा, अब हम कंट्रोल, जो रजा साहब ने बात की कि जी वो उनको खौफ है कि अपना ये आना जाए, फिर तो यार आने दे, कोई आ जाएगा तो आने दे, इलेक्शन इसी का नाम है ना। या तो फिर कम से कम कोई घोड़े और बेहतर उतारे मैदान में अपने, अगर आप इतना ही कंट्रोल चाहते हैं। अवाम उतारे जी नहीं, अवाम की बात नहीं कर रहा, जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। नहीं, वो घोड़ा या तो फिर करें ना, तजुर्बा, देखिए ये तजुर्बे ऐसे करते हैं, वो तजुर्बा गाह के अंदर ही उनके बारूद सारा फट जाता है। यार छोड़ दे तजुर्बे करना, छोड़ दे सियासतदानों के ऊपर, छोड़ दे लोगों के ऊपर। नस्ल का घोड़ा चाहिए। मतलब ये करारदाद किसको नहीं पता कि ये करारदाद कैसे आई है, किसने कौन लाया है। ये सारे लोग जो सेनेटर जो 14 बैठे हुए थे, अचानक वो सारे आ गए। जुम्मे का दिन था, जुम्मे के बाद वो इजलास होता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और नहीं तो जो इधर बैठे थे उन्होंने ही किया सर, उन्होंने खच मारी है, उन्होंने कोरम पॉइंट आउट करना चाहिए था। और क्यों नहीं किया? ठीक है, नहीं किया तो उन्होंने पार्टी पॉलिसी का पता हो, पार्टी पूछन ना जी, पार्टी पॉलिसी का पता हो। मेरा ख्याल है मैं बात कर लूं, दोबारा बुला लें, जी दोबारा बुला लेना चाहिए। 100 सेनेटर हैं, इतनी अच्छी अंग्रेजी में आई है ना, इतनी जल्दी अंग्रेजी में वो लिख नहीं सकते। ये भी पॉइंट है। अच्छा, अब उन पार्टियों को मैं बार बार यही कह रहा हूँ ना कि अगर इस तरह करेंगे तो फिर पार्टियां खुद फंसेंगी ना। फिर कल को सारे थोड़ी बहुत जो अपना पार्लियामेंट के जरिए गवर्नेंस होती थी, पार्लियामेंट के जरिए। यार मेरी बात सुने, मेरा सवाल है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, मेरी अर्ज सुने। ये जो इस तरह के इलेक्शन आपने जो कहा है ना हुजूर, ये मैं सुन के मेरे कान पक गए हैं। मुझे कोई ये बता दे, आपने कहा कि वो ट्राइब्यूनल्स में गए, रिवर्स हो गया मामला,
तो भाई जब उनकी मर्जी होती है किसी को बाहर निकालना तो वो बाहर निकाल देते हैं ना। हनीफ अब्बासी के साथ क्या किया था जी 2018 के इलेक्शन, गलत है ना, महकमा वो भी गलत है, नहीं गलत है। नहीं भाई सही होया कदों है नहीं मैं कह रहा हूं सही करवाए। नहीं वो जो बात करें पॉइंट तो मेरी बात सुनो, काम पूरा होना चाहिए ना। देखो हाँ। जे अद्धा काम करके ते बदनामी मोल लेके की फायदा होया। जद के मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि 2018 के अगर आप इंतखाबात, चूंकि वो भी लोगों की मेमोरी में फ्रेश है, पीछे भी बहुत वाकयात है, वजाद साहब उसकी तायद करेंगे। जिसको निकालना मकसूद था उसको निकाल बाहर किया, जिसको डिस्क्वालीफाई करना था वो कर दिया। दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, हनीफ अब्बासी, वो रावलपिंडी का एक और जिसको नैब ने आके अरेस्ट कर लिया, मरियम नवाज, मियां साहब, मतलब जहां उन्होंने करना था वो कर दिया। और इस बार क्या है कि वो करते हैं, अगर वो कर रहे हैं उसके बाद ट्राइब्यूनल उसको रिवर्स कर देता है। अभी आज सारों के पेपर मंजूर हो गए, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब खान जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। पहले वावेला मचता है, वावेला इतना मचता है और करोड़ों लोग समझते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर के, ओ जी धांधली होगी, इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आ गया है कि ये टोटली रिग्ड इलेक्शन है। मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि ये किस हद तक इस वक्त ये इलेक्शन जो है वो मैनेज हो रहे हैं? क्या ये, अगर तो ये 2018 से भी बदतरीन है तो वो भी बताइए। अगर 2018 का लेवल है वो भी गलत है, मैं तो ये नहीं कह रहा, दोनों ही गलत है, लेकिन मुझे ये यूं लगता है कि यहां पर एक फजा ऐसी कायम कर दी गई है कि अच्छे खासे माकूल लोग जो हैं वो भी समझ रहे हैं कि जी बड़ी धांधली हो रही है। मुझे ये बताइए कहां हो रही है वो? मतलब अगर देखिए ना, सबसे ज्यादा पेपर्स पीटीआई के दाखिल हुए। पहले कहा गया जी हमारे पेपर्स नहीं एक्सेप्ट हो रहे, बाद में पता लगा कि 2600 पेपर्स, सबसे ज्यादा 2800 सॉरी, सबसे ज्यादा पेपर्स एक पार्टी के लोगों ने जमा कराए, एक बार हो गया। उसके बाद कहा जी हमारे पेपर्स जो है मुस्तरद किए जा रहे हैं। हेडलाइंस मेन स्ट्रीम मीडिया ने ऐसे इसको उछाला, पता लगा कि वो तो फर्स्ट ईयर के जो लीडर्स थे जहां पे, और बहुत सो में टेक्निकल मसाइल थे। मतलब इमरान खान साहब के हल्के का एक बाहर का आदमी आके तो उनकी वो कर रहा है, तो सजा याफ्ता भी है, हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऐसा तरीका है ना कि ऐसी क्रिएट करो। तो ये मैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रही, और मैनेज ऑफ कोर्स भाइयों की ख्वाहिश है मैनेज करना, हमेशा से रही है, लेकिन किस हद तक हो रही है? और उसमें जिस दौर में हम रह रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में, जहां पे झूठ और सच में तमीज नहीं है, जहां पे दिन और रात में तमीज नहीं है, वहां पे सिर्फ जिसे कहते हैं नैरेटिव है या एक प्रोपेगेंडा है या बयानियां है, और तहरीक इंसाफ उसमें आगे है बाकी सबसे। सर मेरा बड़े वीलॉगर हो सारे माशाल्लाह थे, बैठे हो, ये बैठक भी कर दो, अपने भी कर दो, टीवी ते भी मौजूद हो, वो जो दूसरे ने वो तो कई तो सर पहली 100 मील अगे बात ये है कि पहली दफा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, अब इस मौके के ऊपर जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हैं वो साथ मिलके तहपटास कर रहे हैं। ठीक है, मौके को गनीमत जान रहे हैं और उसके साथ तहपटास पूरी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि यार ये इनमें थोड़ा सा जो है ना चीजें अगर ठीक करनी है तो ये हल नहीं है। हल वही है कि जिन्होंने ये तहपटास करने वालों को लेके आए थे उनको पहले पकड़ें और उसके बाद फिर ये वाला काम जो है आपकी। यार देखिए मैं गुजारिश का जवाब दे, मैं समझना चाह रहा हूँ, ये मेरी असेसमेंट नहीं थी, ये मेरे सवालात हैं। हाँ सर, मैं देखिए मेरा ख्याल है, आप लोगों को शायद ये पसंद ना आए, इलेक्शन नहीं हो रहे, मजाक हो रहा है मुल्क के साथ। अच्छा, बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। देखिए इस तरह तजुर्बा, मेरा ख्याल है कि पहली बार नहीं हो रहा, बस मेरा ख्याल, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इस लेवल पर, पिछले लेवल पर हो रहा है। 2000 जो उन्होंने बात की 2000 किस लेवल पे, 2018 में कौन सा लेवल? एक मिनट सर, एक मिनट, हर दफा लेवल होता है। 88 में क्या लेवल सर? यहाँ पे 88 में क्या लेवल? हर दफा अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, हर दफा ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਈਕ ਆਇਆ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ मेरे एक जुमले तो बात सवाल ठोक लेने दो, गलत कर लेने दो। हो गया भाई, नहीं जज्बाती नहीं होया। हाँ। गलत सुन लो ना। हाँ, सुनो। हौसले ना 2008 की मोहतरमा शहीद हुई, कोई इलेक्शन नहीं सी, तबाह बर्बाद करता ना। हाँ। इलेक्शन में हाँ। गुजारिश है कि जरा माजी च गंद होया है वो गंद दोबारा हो रहा है। अच्छा, वो गंद इस लेवल का हो रहा है कि तो फिर है ना, सर सुन लो ना अब यार, सुन तो ले यार, सुन तो ले। हर दफा मैं कब कह रहा हूँ कि पहली बार हो रहा है, तो फिर मैं कोई ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तारीख में पहली बार हो रहा है। हमारे साथ तारीख में मजाक होते रहे, दोबारा हो रहे हैं और दोबारा नए तरीके से हो रहा है। हो क्या रहा है कि उन्होंने 2018 में फील्डिंग्स लगाई,
लोग बिठाए, ठीक, वो लोग उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो पूरे के पूरे सियासी अमल को तबाह कर रहे हैं। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, देखिए तो सियासी अमल के ऊपर लोगों का यकीन ही ना हो। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं आपकी इजाजत से, नहीं सवाल नहीं, ये जो मैं आपका बिल्कुल लूंगा जवाब। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि जब मैं स्कूल में था और सियासी शऊर का आगाज हुआ, तो सबसे पहली बात ये पता लगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान लेकर तीर दे दिया गया है। हाँ। बड़ा रोए, बड़ा पिटे, हम उस वक्त अखबारात पढ़ते थे, कॉलम पे कॉलम, कभी किसी कोर्ट ने उनको वापस तलवार ना दी। कहीं जाके 2 दहाइयों बाद किसी को ख्याल आया तो वो दूसरी जो उनकी रजिस्टर्ड एंटिटी है, यहां पर तो क्या है कि निशान ले लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मजवजा अथॉरिटी है, वो याद रहे इलेक्शन की। अगले ही दिन एक सिंगल रुकन बेंच पेशावर हाई कोर्ट की ने वापस कर दिया निशान। अब वो इंटर कोर्ट अपील में गए हैं, वो फिर रिवर्स हो गया केस, अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इतनी सूरत से, इतनी तेजी से इंसाफ काश के पाकिस्तान के दीगर शहरियों सियासी कुव्वतों को भी मिले भाई। हम तो ये बहुत, मैं तो सलाम पेश करता हूं पेशावर हाई कोर्ट को, जिन्होंने उनको मोहतरमा जरताज गुल को चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद से सफर करके बेल दी। अल्लाह करे कि बाकी हाई कोर्ट्स के जज साहिबान और चीफ जस्टिस साहिबान भी आए और आम साइल जो साइल हैं उनको बर वक्त रात के अंधेरे में, रात के 10 बजे 11 बजे कोर्ट्स खोलकर इंसाफ दे। क्या आपको मिलेगी? आपको तवक्को है? सर, जो जिन कौम के ऊपर चढ़ाया गया था ना प्रोजेक्ट इमरान खान के नाम से, वो जिन चढ़ाने वाले दे ऊपर चढ़ गया होया। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं। अब उसका वो इंतजाम वो जिन चढ़ गया होया। अच्छा, एक बात ये है कि हमने 2018 में देखा कि हमें मालूम था मुस्लिम लीग नून के लिए फील्डिंग लगाई गई है, वो नहीं आ सकती। बहुत क्लियर था हमें ये मालूम था कि 2013 में क्या हुआ, हमें ये भी मालूम था 2008 में क्या हुआ। लेकिन सवाल यह है कि इस बार जो 2023 में 24 में हो रहा है, उसमें सवाल यह है कि क्या वाकई में फील्डिंग लगाई गई है कि ये ना है। ऐसा लगता है कि क्या इन्हें प्रोजेक्शन दी जा रही है। मैं और आप, हम सब जो लोग बैठे हैं, वो एक ट्वीट करें तो एक फोन आ जाता है, हम सबको फोन आ जाते हैं। सही है। मैंने एक तस्वीर लगाई अभी पिछले दिनों और मुझे फोन आ गया। सही है। लेकिन कुछ लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सब कुछ चला रहे हैं, वो ना सिर्फ काजी फायद ईसा के मुतालिक भी लिखते हैं, सबके मुतालिक लिखते हैं। ना उन्हें पकड़ा जाता है, ना उन्हें टेलीफोन कॉल आती है। इसी तरीके से जो कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है मंजूर नहीं हो रहे, एक तरफ कहा जाता है मंजूर हो रहे हैं। सवाल यह है कि ये जो एम्बिग्यूटी है, ये जो एक उलझन है कि क्या वाकई में ये इनके लिए फील्डिंग लगाई गई है या ये सब स्टेज हो रहा है, और ये स्टेज को कहां तक लेकर जाना है। असल सवाल तो ये मैं ना एक बहुत जिम्मेदार आदमी से मैंने ये वाली बात पूछी थी, जिम्मेदार आदमी, कि ये सब क्या हो रहा है, ये आप क्यों नहीं करे, जो ना वो पकड़ते दकड़ते बाकियों को, पहले ये होता था और फलां ये क्यों नहीं हो रहे, जिस तरफ आपने भी एक्जैक्टली इशारा किया। तो उन्होंने एक शेर लिख के भेजा था, फिर रजी साहब ने कहा शेर ना बोलना, तीर खा के देखा जो तीर खा के वही तबीगा की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। यह जवाब, क्या बात है। मैं उस तरफ इशारा करना चाहूंगा, उस तरफ इशारा। अच्छा, वैसे हफीज रंजी साहब ये शेर ऐसे पढ़ने पे बहुत नाराज होते थे। अच्छा, कि वो कहते थे देखा जो खा के तीर कमीना, मैं तीर खा के कमी नहीं मैं कह सकता। अच्छा, एनीवे वो तो बुजुर्ग आदमी थे, फौत हो गए 1982 में। बात यह है कि बहुत अहम बात कही थी हमारे भाई अनीस मंसूरी ने, झगड़ा इंतखाबात का नहीं है। कंट्रोल डेमोक्रेसी कोई नई शरीयत नहीं उतरी। ये सिकंदर मिर्जा का दिया हुआ लफ्ज है, कंट्रोल डेमोक्रेसी। ये पूरे अयूब खान गए 10 साल हमने कंट्रोल डेमोक्रेसी, और हम इस काबिल नहीं है। और ये असद उमर के अब्बा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह थे, गुलाम उमर, जिसका काम ही ये था कि इलेक्शन मैनेज करना है। ये नई बात नहीं है। इसके पीछे क्या है? इसके पीछे हमारे मुल्क के वसाइल पे कब्जा है, और मैं बहुत एहतियात से कब्जा ही ना हो जाए, जो आज हार्ट अटैक चल रही है ना, है ना। अच्छा, हाँ, इंतजामी सियासी मुआशी, तो भाई कर लो ना मैनेज, जो कर दो। हाँ, ये एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आना चाहता हूँ। बात ये है कि अगर हम 70 बरस में, उसका नतीजा ये है कि हम जनूबी एशिया में हमारे इंडिकेटर सबसे पीछे हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ अफगानिस्तान। जी, ठीक है।
तो अगर ये लोग कर सकते तो ये कर लें। इंतखाबात में जो भी हो रहा हो, मैं अग्री करता हूँ उन भाइयों से जो ये समझते हैं कि फैसला करने वालों में जो यकसुई गुज़श्ता अदवार में थी वो इस दफे नहीं है, जिसका नतीजा ये है कि हमें बहुत सी धुंध नजर आ रही है। लेकिन अगर अवाम में ये तासुर पाया जा रहा हो कि चीजें मैनेज की जा रही हैं, तो जाहिर है कि आने वाली हुकूमत जो है वो एक सियासी बारीक धागे से बंधी होगी। अगर वो ना भी बंधी हो तो अगर ये मुफादात का टकराव जो इस मुल्क के अवाम में और इस मुल्क के रियासती इदारों में है ये मौजूद रहता है, तो हमारा मुल्क मुआशी, सियासी और खारजा बहरान से बाहर नहीं निकलेगा। मेरा ना एक सवाल सर, इसी तरह हालात रहे, बहुत बड़ा बहरान है। हाँ, अच्छा जी, 1 मिनट मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले लें, बहुत होगी तो हाँ जी जी, तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, नए टॉपिक्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं। बैठक की दूसरी शिफ्ट में आपको खुशामदीद। जो हमारे जो मौजूद साथी हैं और सभी वो बड़ा एहतराम के साथ कि सियासी अमल की कहते हैं कि तनकीद नहीं करनी चाहिए, ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी, या मेरा सवाल पूरा होने दें, मैं ये आपको जवाब देना होगा नूरुल्लाह साहब के बाद, क्योंकि मैंने गल आ गई। सर, बिलावल साहब के वालिद साहब कहें कि इलेक्शन रोक दें, ना करें, पहले इकॉनमी को ठीक कर लें। नवाज शरीफ साहब के तर्जमान खास जनाब इरफान सिद्दीकी साहब वो कॉलम लिखें कि मुल्क के खतरनाक मंतके की जानिब बढ़ रहा है। सुन लें मेरी बात, ठीक है। सबके इशारे जो है ना, और फिर पीपल्स पार्टी का बंदा अंदर बैठा हुआ है। चलो नून लीग के बंदे ने तो कुछ जाती कोई बात कर दी होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो जो कह रहे हैं वो समझ आ रही बात, और जितना इलेक्शनों में वो हैं वो भी नजर आ रहा है। ये सियासी अमल के ऊपर सिर्फ हम पे फर्ज रह गया कि हमने कोई बात नहीं करनी पे है, नहीं उनका क्या करना है। मैं इसकी देता हूं, मुझे 1 मिनट के लिए बात कर। कमाल सवाल। अच्छा, आप क्यों इतना कमाल सवाल है ना आपका। अच्छा, मैं आ जाते हैं, बता देने नूरुल्लाह बात कर ले, मैं करूंगा, मैं बात करूंगा। सर, एक तो ये समझ नहीं आती कि नूरुल्लाह साहब अपना कसूबरो साहब जो है वो तंज फरमाया है सर, तंज फरमाया है। नहीं तंज फरमाया, सवाल तो बड़ी तकलीफ हुई है क्योंकि लीडर ने कुछ कहना, सियासी अमल की जिम्मेदारी जो है ना सियासी लीडरों के ऊपर नहीं है। बिल्कुल कहना है। अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ जब आपकी सिर्फ नवाज शरीफ मसला यही है कि अगर यहाँ बैठकर, मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि मैं अगर ये कह देता हूँ कि इलेक्शन नहीं हो रहा या नहीं होना है या नहीं होना चाहिए, तो ये गैर सियासी सोच, एक नहीं सुन लेना, नहीं ये गैर सियासी सोच हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन जब सरदारी साहब कहते हैं तो ये सियासी हिकमत अमली होती है। जब नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी डिले करवा रही है तो ये सियासी हिकमत अमली है। अच्छा, आज जो वो हुआ है उधर सेनेट में 14 बंदे थे, मान लिया, कोई बात नहीं, 100 बंदे हैं टोटल, 5-7 निकाल दें जो मफरूर होंगे, 90 के करीब हैं। दोबारा एक मेरी रिक्वेस्ट तो सुन लेना, रिक्वेजिशन दे, इजलास बुलाएं, ऐसी की तैसी फेर दें। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है ना, वो बुला ले इजलास। ये कोई क्या हो गया, ये इसको कोई नहीं, इसका टीवी बयान काफी है। मैं बात करूं, दूसरी चीज, एक मिनट यार, बात तो सुन लेना दूसरी। अच्छा जी, दूसरी चीज कि होना क्या है, मसला ये है कि वो करते हैं, फौजी करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। एक बड़ा वाकया बड़े फख्र से हम बताते हैं कि बाजवा साहब अदम एतमाद की तहरीक वापस करवाना चाह रहे थे, ठीक है। 3 पॉलिटिकल पार्टीज के 3 लीडर उनके सामने बैठे थे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और आसिफ जरदारी साहब, और शायद शहबाज शरीफ साहब भी थे, मुझे से याद नहीं। अच्छा, अड़ गए, उनका ऐसी की तैसी तुम्हारी बाजवा को नहीं हो सका, तहरीक अदम एतमाद वापस नहीं होगी, हम उसको फारिग करेंगे। आर्मी चीफ के सामने अड़ गए, उसकी ऐसी की तैसी फेर दी। अच्छा, आज अगर इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे, आज अगर बंदोबस्त हो रहा है, ये चारों जो मामे बनते हैं, जब हुकूमत करनी थी तो इकट्ठे हो गए थे ना, मामा गैर पार्लियामेंट, चलें जमहूरियत के मामे, नहीं कोई नहीं, कोई गैर। अच्छा, बस ये जब जमहूरियत जब हुकूमत एंजॉय करनी थी तो जफ्फियां डाल के शेयर कर रहे थे। आज अगर कंट्रोल डेमोक्रेसी बनने जा रही है, आज अगर बंदोबस्त हो रहा है, आज अगर जमहूरियत के खिलाफ कुछ हो रहा है, चारों इकट्ठे खड़े और कहे जनाब ऐसी की तैसी इस तरह नहीं होने देंगे, ये कागजात क्यों मुस्तरद हो रहे हैं,
ये फलां काम क्यों हो रहा है, यारों ने ये क्यों किया है, खड़े होना जरा, इकट्ठे होकर बात करें। जब हुकूमत करनी होती है तब तो बड़े प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की तारीफें कर रहे होते हैं, तब वो उनकी मोहब्बतें चल रही होती है, तब कुछ नहीं। आज सिर्फ इसलिए कि जब आप उस पे डालना है, इस्टेब्लिशमेंट पे डालना है, इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल अगर करना है, ठीक करना है, सियासतदानों ने करना है, ये कच्चे धागे से खींचे चले आते हैं, वो यूं इशारा करते हैं, आके बैठ जाते हैं पार्लियामेंट में, और लंदन से ऑर्डर आता है, उसकी एक्सटेंशन का वोट दे देते हैं, ठीक है, 16 महीने की हुकूमत ले लेते हैं, आधे शोर मचाते रहते हैं, गुड कॉप बैड कॉप, नहीं हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। मोहतरमा फरमाती हैं अब्बू जान उठ के चले गए इजलास में से जो बिजली की कीमत बढ़ा दी थी, तो बाद में सारा कुछ आपकी बात होगी जवाब। जैसे सुमरो साहब ने कहा, मैं भी प्रोपेगेंडा के जेर असर हूं कि मुझे भी लगता है कि ओ बड़ी धांधली हो रही है, बड़ी मैनेजमेंट हो रही है, लेकिन जब मैं आदादो शुमार देखता हूं, हकाइक देखता हूं, तो मैं कुछ मखमसे का शिकार हो जाता हूं। वो मैंने एक बात खबर बताई थी, प्लान है बकायदा सोशल मीडिया के जरिए एक तासुर कायम करना है और डिस्क्रेडिट करना है मौजूदा प्रोसेस को, वो जितना भी पहले डिस्क्रेडिट है मजीद डिस्क्रेडिट करना है। और फाइनल बात ये है, एस्टैब्लिशमेंट का प्लान है नहीं, ये पीटीआई का। अच्छा। और बात ये है कि आज जो इकोनॉमिस्ट के अंदर इमरान अहमद खान न्याजी साहब का आर्टिकल छपा है, वो देखो कि मैं छपा, वो उनके पोस्ट इलेक्शन एजेंडे का इंकशाफ है। इलेक्शन के बाद उन्होंने क्या करना है इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ, इसकी मईशत के साथ, वो उन्होंने वो बकायदा ट्रांसक्रिप्ट जारी किया है, आप उसको पढ़ लीजिए। और 8 फरवरी को हम यहाँ पे बैठेंगे और आपके साथ हम शेयर कर लेंगे कि ले जी ये देखिए। वो नुसरत जवेद वाली गल ना, हाँ नुसरत जवेद साहब पहले से ही, ठीक है, नुसरत जवेद साहब वाली गल वो हो चुका है। अब देखिए, जहां तक बात है कि इलेक्शन कौन डिले करवाना चाह रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा मैं एस्टेब्लिशमेंट का नाम लूं, हिमालय से चढ़ूं और कराक्रम से उतरूं, ठीक है, लेकिन देखिए इस वक्त इस हुकूमत के साथ 2-3 और भी स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो जो केयर टेकर्स हैं, वो भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है, जिनका पाकिस्तान की तारीख के अंदर बगैर किसी मैंडेट के इतना लंबा, और पंजाब वाले चीफ मिनिस्टर भाई, वो तो पुलों के इफ्तिताह कर रहे हैं, 100 अरब रुपए के प्रोजेक्ट किसी बरसों के निगरान हुकूमत में होते हैं, बरसों के इरादे बयान फरमा, और कोई सवाल नहीं उनसे पूछने वाला। मेन स्ट्रीम मीडिया को ऐसे मैनेज किया हुआ है कि वो पता नहीं मोहसिन स्पीड, शहबाज शरीफ तो इलेक्टेड था भाई। मैं अर्ज कर देता ये क्या बात हुई? आ रहे सर, मुझे भी दे सर, नहीं करें, 4 रिपोर्टर पाले हुए उन्होंने, पालतू हैं 4 रिपोर्टर उनके, कमाल है। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ, वो 4 पालतू रिपोर्टर है, हर जगह पे वो पहुंचते हैं, उनके हर इफ्तिताह पे वो पहुंचते हैं, और उनको चारों को सवाल वो पहले बताते हैं कि आपने ये सवाल करना है, आपने ये करना है, और वो सवाल करते हैं। जो सवाल था मैं उस पे आ रहा हूं, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ सर, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मुझे भी 2 घंटे पहले वही इन्विटेशन आता है, लेकिन जब मैं फुटेज देखता हूँ तो उत्थे वो ही पहुंचे होते हैं चारों, ठीक है? नहीं, मैं रिपोर्टर हूँ, तो फिर आप मैं रिपोर्टर हूँ, मैं तो उन 4 रिपोर्टर को देख रहा हूँ, आपकी बारी में गल कर, मैं उन 4 रिपोर्टर मैनेजमेंट है, इसको कहते हैं मीडिया मैनेजमेंट। जरा हिसाब जरा छेती मुकाओ। अंदाजा करें कि माशाल्लाह मसूफ ने पिछले दिनों आईजी साहब को कुछ कहना था, क्योंकि बराह रास्त नहीं कह सकते थे, तो अपने एक फेवरेट रिपोर्टर से सवाल करवा लिया, और फिर उस सवाल का जवाब दे दिया। आईजी साहब को भी पैगाम पहुंच गया, और खुद भी उन्होंने कहा कि जी मैंने तो बात आपने ना एक सवाल किया था, आपने एक सवाल किया था। हाँ। देखें, हम जर्नलिस्ट हैं, हम सहाफी हैं, सियासतदान गंद करेंगे हम उनके ऊपर बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट गंद करेगी हम बात करेंगे, ये हमें हमारे ऊपर किसी ने थोपा नहीं है, आपके ऊपर किसी ने बंदूक नहीं रखी हुई कि इमरान शफकत ये बात करो, आप वॉलंटियर करते हो, ये आप बतौर जर्नलिस्ट आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो लिहाजा आप अगर ये यहाँ बैठकर ये सवाल करें कि जी आसिफ जरदारी तो मिल गया हुआ है, नवाज शरीफ तो रल गया हुआ है, मैं मुझे बात करने दें, मुझे बात करने दें, मुझे बात ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਵਾਲ मेरी गल पूरी हो लेने दो। ओ यार जुजवी सवाल तो नहीं, जुजवी सवाल ओदे कोलो करो, ओदे कोलो करो, इधर करो, गल पूरी हो लेने दो शाह जी। यार सुन ले यार, चलो सर करो। सिंपल है सवाल था कि इलेक्शन जो है वो कौन नहीं चाहता हो, हम सिंगल आउट कर रहे हैं कि जी कि शायद एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, शायद फलां नहीं चाहते, और भाई जी मैंने नहीं किया, मैंने कहा कि हाँ और भी भाई
और भी बहुत सारे नासर हैं, उनका हम जिक्र ही नहीं कर रहे। करना चाहिए बिल्कुल। अगर आपके पास, अच्छा देखें यही इसी बैठक में जब पंजाब के इलेक्शन, पंजाब की असेंबली टूटी, केपी की असेंबली टूटी, कौन था जो कहता था कि बेशक तजुर्बा करें, 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, सियासतदान गलत कर रहे हैं? कौन कहता था? आप कहते थे। मैं कहता था ना, मैं ये कहता था कि भाई उसके बाद सब मना करते थे। नहीं, एक मिनट, अब फिर मेरी बात को रोक रहे हैं आप, क्योंकि मैं उस वक्त ये कह रहा होता था कि अगर आपने नजीर बना दी कि 90 दिन बगैर मार्शल लॉ के 90 दिन से आगे इंतखाबात लेकर जाए जा सकते हैं, तो अगले आकर 11 साल बैठ जाएंगे। उसमें सियासतदान मुलविस थे, वो जिम्मेदार थे, हमने उनका नाम लिया। अब मसला ये है कि अगर एक पॉइंट मेरे पास एक बात है तो मैं घूम फिर के उधर आके फिर उस पॉइंट पे आके अपनी वही गुलेल बनाऊंगा, तो चिड़िया मारूंगा, उधर नहीं आ सकता ना। मैं शीशे तोड़ूंगा। मैं बात सिर्फ ये कर रहा हूँ कि भाई आज अगर इलेक्शन डिले है तो उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ भी है, उसका जिम्मेदार आसिफ जरदारी भी है, उसका जिम्मेदार बिलावल भुट्टो जरदारी भी है, ठीक है, और बिल्कुल है। और जिसने संधियां तोड़ी उसको भूल गए आप सर, वो भी है ना, माशाल्लाह सर, वो तो मुल्क को जिसने हथौड़ा चलाया आगे घर को तोड़ दिया सर, वो तो इंतजार, बाकी जो बाहर खड़े हुए वो जिम्मेदार हो गए साहब, वो तो इंतजार चाहता था, वो तो बहरान चाहता था ना। आगाज यहाँ से कीजिए, तो हल हमने करना था, उस बहरान को हल हमने सियासतदानों ने करना था ना। वो तो सियासतदान है ही नहीं, और मैं उसको सियासतदान मानता ही नहीं। नहीं, ठीक मेरी गुजारिश ये है कि फजलुर रहमान साहब को इस वक्त केपी के सूबे में जो अख्तियारात और जो माशाल्लाह सहूलत मुयस्सर है, वो इंतखाबात में ख्वाब भी नहीं देख सकते। लिहाजा एक गवर्नर हाउस तक उनके कब्जे, जी। और मैं सख्त तरीन लफ्ज़ों में मौलाना फजलुर रहमान साहब के तमाम तर पुराने एहतराम के मजम्मत करता हूँ। एक, मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना कि इंतखाबात 2-4 दिन आगे पीछे हो जाएं, मैं कोई मेडिकल की इस्तेलाह इसके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा काबिल मजम्मत बात नहीं है। और बगैर ये तो आप सवाल का जिक्र कर रहे हैं ना, जो उनसे किया गया था, एक उन्होंने बयान बगैर सवाल किए ही जारी किया था, जिसमें ये था कि पहले इकॉनमी ठीक करें। मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से ये बात आई है, मुस्लिम के जिम्मेदार रहनुमाओं की तरफ से ये बात आई है, इससे ज्यादा काबिल मजम्मत बात नहीं। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कि एक दफे कहा था वली खान ने, पहले इत्तिसाब और फिर इंतखाब, 11 साल लगे। 11 साल उसके बाद एक साहब जो माशाल्लाह बहुत खुश लिबास हैं, ताल्लुकात भी उनका इसमें ग्रामी है, वो जब 2011 में मेमो गेट से कुछ पहले जुलाई में लॉन्च किए गए, रियासत नहीं सियासत बचाओ, और बदबख्तों रियासत को बचाने के लिए सियासत जरूरी है। तुम खला में रियासत नहीं, सियासत को रोककर रियासत तोड़ी। आज क्या कहा जा रहा है कि मईशत को बचाने के लिए, अरे भाई मईशत जो है वही तकाजा करती है कि इंतखाब। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात शायद कोई आप सबको नजर भी आ रही होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अल्फाज देना चाहता हूँ। ये गठजोड़ है जिसमें सारे शामिल हैं। ये इस मुल्क के ये एक गठजोड़ है जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल है, जिसमें नून लीग शामिल है, जिसमें केयर टेकर गवर्नमेंट शामिल है, वो तो खैर है ही ना नहीं, और जिसमें शामिल है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घूम रही सारी। अब इसको जो मर्जी नाम दे ले, इसकी जो भी तावील ढूंढ ले। अच्छा जी, लेकिन इसमें एक बात हमें देखनी पड़ेगी आखिरी में, और मफाद अपना किसी नुकसान नजर आ रहा है, किसी को कुछ नजर आ रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा इलेक्शन जिस मुआशी बहरान से इस वक्त दो चार है, उससे ये नॉर्मल हुए बगैर निकल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। मेरी राय में इलेक्शन से जिसको सबसे ज्यादा डर लग रहा है उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। ठीक है, बाकी सबको इलेक्शन से कम डर लग रहा होगा, उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनके हिस्से कुछ नहीं आना। ठीक है, तो जितनी देर ये बात इसी गदी गेड़ में रहेगी उतनी देर तक जो है वो इस ग्रे एरिया रहेगा, और ग्रे एरिया के अंदर वो ज्यादा ले सकते हैं। नंबर 1, इलेक्शन का इल्तवा वो फील्डिंग चाहती है जो कि आज भी इमरान अहमद खान न्याजी साहब के फैसिलिटेटर के तौर पे
पाकिस्तान की अदलिया में, पाकिस्तान की इंतजामिया में, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान की फौज में, पाकिस्तान की फौज की एजेंसियों में बैठी हुई है। मैं मतलब निकलेगी किस तरह? ठीक है, और वो अपने वक्त पे रिटायर होंगी तो जाएंगी, वो कैसे रिटायर अदरवाइज वो कभी भी रिटायर नहीं होंगे। 20 साल है तो बड़ी सफाई हुई है अंदर। नहीं सर, हाँ सर, अच्छा तो नंबर भी देता है, ये जितना डिले करेंगे प्लस हाँ वो सफाई इसका मतलब पूरी नहीं हुई, गंद बहुत ज्यादा पड़ा। गंद ज्यादा। ये सफाई 2004 और 2003 मैंने में भी वो हुई। जो आपसे अच्छा। गुजारिश की ना, आपको शायद याद आ गया होगा। देखा जो तीर खा के तीर देखा जो खा के तीर, कमी गाह की तरफ बहुत से अपने ही कमीनों से- दोस्तों से मुलाकात, बहुत से कमीनों से मुलाकात। यार जी कलाम बाजवा साहब ने सुब्रो, ये शुरुआती गल्ला। कमीने का लफ्ज आ गया, यहाँ पे तो कमी हाँ, नहीं ये होगी ना सर। कमीने का लफ्ज आ गया, मुझे इसको डाइल्यूट कर लेने दें। हाँ। एक शेर से फिर मैं आपको माइक देता हूँ। वो था कि चलते चलते शाम को अक्सर एक मकान तक हो आना, लेकिन ये भी कोशिश करना पहुंचे बात मकीनों तक। ये भी कोशिश करना बिल्कुल बहुत अच्छा उम्दा। सर, बाजवा साहब ने कहा था कि हमने जाते जाते इमरान खान के तुम पीछे हट गए, मगर हम बाकी बंदोबस्त नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ सहाफियों का नाम लिया था, यूट्यूबर्स का नाम लिया। वो तो यूट्यूबर्स का भी नाम लिया ना उन्होंने, असल में तो जितनी हर फील्डिंग शोबे थी, हर शोबे में वो बैठे हुए किया, थे, हाँ, बैठे वो हुए थे, हाँ बैठे अच्छा हुए दूसरी चीज जो है ना, हम्म, जितना ये हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस या एस्टेब्लिशमेंट जितना इंतखाबात को डिले करेंगे ना, उतना नुकसान उठाएंगे। और सियासी जमातें खास तौर पर, एस्टेब्लिशमेंट का क्या नुकसान होता है, मुल्क टूट गया क्या नुकसान हुआ, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये सियासी जमातें फिर आपको ढूंढे नहीं मिलेंगी, ये अपना इतना बड़ा नुकसान करवाने जा अगर ये इसमें मुलविस है। तो फिर नवंबर में इंतखाबात होते तो इनकी पोजीशन कुछ बेहतर होती। मुलविस से मुराद ये है कि हर बंदे देखिए, का मैं- अपना मैं- मुकाद तो सर मेरी खबर नहीं है ना। मैं आप एक मिनट मैं आप सबके साथ बड़ी अदब और बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना भी सादा वाकया नहीं है गठजोड़ का जो आपने जिक्र किया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो क्यों चाहेगी कि इंतखाब आगे हो जाए। उसको तो इक़्तिदार सामने दिखाई दे रहा है, उसका हरीफ सबसे बड़ा जो है वो मैदान से कागजात मंजूर हो रहे हैं ना, हुजूर। नहीं हो जाए, कागजात मंजूर हो जाए। बल्ला वापस मिल अच्छा, रहा है। मेरी- और उनको खौफ ये है किसी हमारी भी वजह से। अच्छा जी, हमारी अच्छा, बात सुने हालांकि- ना। जी, जी। देखिए, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर उनको बकौल रजी दादा साहब अक्सरियत ना भी मिले तो वो कोलिशन बना लेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। आखिर उन्होंने अभी बनाई नहीं सर 1.5 साल। मसले हल नहीं होने। अच्छा गल सुनो ना जी। अच्छा, दूसरी गल है कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि मजीद अपने सिर गंद लवे ते गाला खावे, जेड़ी पहले उन्होंने दिन रात मिलदियां ने गाला। ठीक है जी। Establishment एक अब नहीं रही। नहीं एक नहीं, हाँ सारे हैं। चलिए मैं कहता हूं कि जो हाँ, कोर कह लीजिए या हेड कह, या एपेक्स एपेक्स कह ले, वो भी नहीं चाहते कि इलेक्शन आगे हो, क्योंकि इस मुल्क को इस वक्त स्टेबिलिटी की जरूरत है। जितनी देर होंगे इंतखाबात आगे, उतनी माशी अदम इस्तेहकाम होगा। ये खारिजा महाज के ऊपर मसला बनेगा, चीन के साथ, अमेरिका के साथ। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो दोस्त जो की स्टेक होल्डर्स हैं इस वक्त, वो इंतखाबात के इल्तवा चाहते हैं, यानी कि एपेक्स कोर या सर का ताज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है जी, ये दो इस वक्त की ये पावर पॉलिटिक्स में ये दो मोरे हैं, बाकी सब सानवी कैरेक्टर्स हैं, चेस बोर्ड है। इस वक्त दो मोरे हैं, एक है जनरल आसिम मुनीर, दूसरे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। ठीक है जी, बाकी लोग मौजूद हैं। शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है। अच्छा जी, सुनिए, पहली मेरी सुन लीजिए। पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि सिस्टम के अंदर जो इंतशार फैलाने की कोशिश जारी है, ये उसका शाखसाना है। ये जो इस वक्त पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल, ये कंफ्यूजन, ये रेजोल्यूशंस पास हो जाना, फिर वापस हो जाना, बयानात आ जाने, क्योंकि वो फीलर्स इधर छोड़े जाते हैं, उधर छोड़े जाते हैं। इस वक्त मैं समझता हूं कि जो दो बड़े खिलाड़ी हैं इस मैदान में, वो इलेक्शन चाहते हैं बर वक्त, और तीसरे एक खिलाड़ी उसको सैंक्टिफाई, उसके ऊपर कानूनी मोहर सबत कर चुके हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा। आप बताइए वो किस रीजन पर, किस जो है वो कॉजेस की वजह से अपने फैसले को रिवर्स करेंगे? नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। अगर वो करेंगे तो फिर उनकी कोई साख लेगेसी नहीं। अक्टूबर में तो वो जा रहे हैं यहां से, और अक्टूबर उनकी कुछ साख नहीं बचेगी। आगे उनके ऊपर जो कैंपेन चल रही है, आपने देखा है कि जिस कदर गलीज किस्म की एक मुहिम, जस्टिस काजी फायज ईसा, वो शख्स जिसने 2 साल धक्के खा के अपनी बीवी के साथ, और इस मुल्क के इदारों ने उसको जलील किया, उस वक्त की
सियासी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने जलील किया, आज वो चीफ जस्टिस बन गया, उसको छोड़ नहीं रहे, उसकी बचत नहीं हो रही। कमाल है, कमाल का मुल्क है। अभी भी लोग कहते हैं देखो जी काजी फाइज ईसा ऐसा है, हमारे नामवर वकला भी मीख निकाल रहे हैं उनकी बातों में। वो कह रहे हैं सवाल क्यों करता है, ये टोकता क्यों है, ये वकीलों से परफॉर्मेंस क्यों मांगता है। अरे वाह, ये चीफ जस्टिस ने करेगा तो क्या करेगा। मैं चाह रहा हूं कि मैं सबकी सेफ्टी के लिए क्या अनीस भाई को माइक तब मिलेगा जब 90 से फोन आएगा। एक सवाल कर लूं, एक सवाल अनीस साहब से भी करना है। हाँ रजा, चूंकि आप हमारे बीच में इसी तरह से अमेरिकी एजेंट हैं, मैं तो बकायदा सर्टिफाइड हूं। जैसे मुझे हमारे सीईओ नूनिया कहते हैं, हाँ कहते हैं, हमारे सीईओ सब कहते हैं। अच्छा रजा, मैं मजाक कर दे होंगे सर, नहीं बहुत सीरियस अभी तो आपने सीरियस हो कर दे रहे हैं। आपने जो इतनी सख्त ट्वीट की है आज नून लीग के बारे में, वो नहीं पढ़ते, वो ट्विटर पे नहीं है, वो ट्विटर पे नहीं है। रजा, आप हमें आगाह कीजिए, हम सब भाइयों को, कि पाकिस्तान के बारे में इस वक्त बैनुल-अक़वामी तासुर क्या है जी, यहाँ पे बैरूनी सरमायाकारी के क्या इम्कानात हैं, और पाकिस्तान के जो कमिटी ऑफ नेशंस है वहाँ पे पाकिस्तान की हैसियत क्या है, क्योंकि हमारा एक हमसाया जिसे हमें सिखाया गया था ना अजली दुश्मन होना, वो जिस तरह से छलांगे लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है, मुझे शक है कि अगले 1-2 बरस में वो सिक्योरिटी काउंसिल की उसको शायद सीट मिल जाएगी। ये सवाल आपसे है। और भाई अनीस, आप हमें जरा कराची की सूरत हाल बता दीजिए, क्योंकि यहाँ बैठे हुए फ्रैंकली हमें बहुत ही कम अंदाजा होता है कि कराची के निटी-ग्रिटी क्या है। अच्छा मौका है, क्योंकि अनीस knows Karachi like the back of his hand। पहले नीसा देखिए, पहले एक बात मैं कह दूं कि हम सियासी जमातों से बहुत सारी तवक्कुआत रख रहे हैं। हम क्यों रख रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। क्योंकि अब वो नजरियाती तौर पर वो कोई सियासत तो कर नहीं रहे, सबकी इक़्तिदार की सियासत है, और जब इक़्तिदार की सियासत है तो ज़ाहिर है हर कोई उसी तरफ जाता है। अगर बिलावल भुट्टो कुछ दिन कहते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती, जब मिल जाती है अब सब सही रहता है। अब सब ठीक हो गया। हम क्यों तवक्कुआत रख रहे हैं उनसे कि जो ये समझ चुके हैं कि हमें इक़्तिदार सिर्फ आवाम से, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था, हमने जरदारी साहब को कहा है कि पहले वो फिर बात कर लें, अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता तो फिर ठीक है जो मिल गया तो ठीक हो गया। ये कहा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, मौका दिया। जब ये होता है तो जाहिर हम उनसे तवक्कुआत रख रहे हैं। अच्छा, कराची या सिंध की सियासत में देखिए, इस वक्त सिंध 2 हिस्सों में जाहिर हमेशा हम तकसीम कहते हैं, एक दही सिंध और एक शहरी सिंध जी। जो दही सिंध है इस वक्त वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। ये जो बातें कही जा रही हैं कि जनाब जीडी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वहाँ असर रसूख बहुत ज्यादा है, इंतजामी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी। तो वो बहुत ज्यादा असर रखती है। तो जाहिर शहरी तरक्की बहुत दी होगी ना सिंध में उन्होंने। नहीं, दही सिंध के अंदर क्योंकि उन्होंने जितने अपोनेंट थे उनको खत्म कर दिया, तकरीबन अपोनेंट इस तरह खत्म हो गए कि भाई शराजी उनके साथ आ गए, सही है, दीगर ग्रुप्स उनके साथ आ गए, महर जो आखिरी रह गए थे, महर जो थे वो आखिरी, वो भी उनके साथ आ गए। तो अब जाहिर सियासी अपोनेंट वहां नहीं है इस तरीके से, चंद रह गए जिसमें अगर आप जुल्फिकार मिर्जा को मैं कराची में बताइए ना कि क्या सीट्स क्या। अच्छा, अब कराची में क्योंकि 22 सीट्स हैं जो अभी नई तकसीम हुई है डिस्ट्रिक्ट्स के मुताबिक, उसमें जो 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट, साउथ और मली डिस्ट्रिक्ट, वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असर रसूख है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहां से अच्छी सीट्स निकाल सकती है। यानी कि वहां पर 3, 2, 5 और 3 8 सीटें हैं, उसमें से तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5-6 निकालने की पोजीशन में, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले कभी नहीं निकाली। सही, अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के डिवीजन इस तरीके से। अच्छा, अब बाकाया जो 4 डिस्ट्रिक्ट रह जाते हैं, वहां पर पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा अहम इसलिए क्योंकि वहां पर MQM मौजूद है, जमात इस्लामी मौजूद है, तहरीक इंसाफ मौजूद है, और दीगर चीजें वहां पर फैक्टर्स मौजूद हैं। अच्छा, अब वहां पर पॉलिटिक्स बड़ी अजीब हो रही है। अजीब इसलिए हो रही है कि वहां पर जो शहरी सिंध का जो एक वोटर था वो ज़ाहिर है जब MQM कंबाइन थी तो उसके साथ रहता था, उसके बाद वो वोटर शिफ्ट हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ और तहरीक लब्बैक की तरफ।
2018 के जो रिजल्ट्स आए उसमें जो 2000 अब जो है, अब क्योंकि एमक्यूएम उस तरीके से नहीं है और अब पीएसपी और एमक्यूएम एक अलग फैक्टर मिल गया और अल्ताफ हुसैन का फैक्टर नहीं है, लेकिन अल्ताफ हुसैन के फैक्टर ने इस बार कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो जाहिर है एक वो इम्पैक्ट है। सेकंड इम्पैक्ट यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो कभी इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज्यादा फेवरेट समझी जाती थी, उसके खिलाफ तहरीक लब्बैक के खिलाफ ही बरेलवी फैक्टर से उलमा किराम के खिलाफ खड़े किए गए, सही खड़े किए गए, कर दिए, सही है ना। तो जिस तरह इनको किया तो जैसे वो कहा था कि आए नहीं लाए गए, तो वो उनके खिलाफ बाकायदा जैसे इशारा सबको समझ आ गया। आप सबको मालूम होगा अल्लामा शाह तराबुल कादरी साहब का बड़ा नाम रहा, वो एक बार इलेक्शन जीते भी थे, उनके बेटे को खड़ा कर दिया गया, अवैस नूरानी भी उस हल्के, इस तरह से एक सूरत हाल होगी। अच्छा, वहाँ क्योंकि इस वक्त कहा ही जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट की जो फेवरेट है वो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान है और जो बकाया सीट्स हैं वो उसके लिए उसकी तगो है, लेकिन जाहिर है वो इसलिए इतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा अल्ताफ हुसैन के गिर्द घूमती रही है, वो अल्ताफ हुसैन का फैक्टर नहीं है, उनके खिलाफ है, जाहिर है वोट बैंक उनका उस तरीके से नहीं है जो साबका इलेक्शंस ने साबित किया है। अब मसला ये कि वहां पर जमात इस्लामी का फैक्टर भी है। जमात इस्लामी बल्दियाती इलेक्शन में तो बहुत अच्छा वोट लिया इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां एमक्यूएम है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट्स की बात नहीं कर रहा, वो इतनी ज्यादा पावरफुली नजर नहीं आ रही जितनी बल्दियाती इलेक्शन में नजर आई है। सेकंड, इमरान खान का फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब इमरान खान का मसला यह है कि वहाँ जो बड़े नाम थे उसमें फिरदौस शमीम नकवी को कल इजाजत मिल रही है, अली मादल शेख को मिल रही है, तो सियासी तौर पर वहां पर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ जो है वहां पर शहरी वोट जो है वो ज्यादातर लगता है एक्टिविस्ट कितने आपके वोटर को निकाल सकते हैं, वो वहां पर इतने पावरफुल नजर नहीं आते। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में कराची में खुसूसन अपने जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें तारीख में पहली बार सबसे ज्यादा सीट्स ले लेगी। अच्छा, दोबारा कहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तारीख में पहली बार जो डिस्ट्रिक्ट डिवीजन हुई है उसमें कराची में सब अपनी सीट से ज्यादा मलीर लियारी केमाड़ी, सही है, मतलब लियारी नहीं, साउथ केमाड़ी और वेस्ट की भी एक सीट निकाल लेंगे वो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की भी, तो जाहिर है वो इस बार अंदाजन अप्रॉक्सीमेटली 7 सीट्स निकाल लेंगी। वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि वो 7 सीट्स निकाल ले, 5 उनकी है, वो कोशिश कर रही है कि 7 सीट्स वो निकालने में कामयाब हो जाए। तो बकाया जो सीट्स हैं उस पर जाहिर है एमक्यूएम का फैक्टर भी है, फिर तहरीक इंसाफ का फैक्टर भी है, फिर दीगर भी फैक्टर है, तो जाहिर है इस तरीके से वो ज्यादा पावरफुल नजर आता है। देखिए इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 4 सीट्स हैं एमएनए की, सही है, वो 7 तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इसे हमने ग्रीन कर दिया, ये ग्रीन है, ये हट गई, बाकी सब पर वो अपनी मेहनत कर रही है। अब वो जाहिर है ज्यादा सीट्स तो नहीं ले सकेगी, यानी 9-10 पर तो बहुत मुश्किल है पहुंच जाए, लेकिन 7 वो अपनी सेव कर लेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि 7 अगर उनके पास यहाँ से आ जाती है, एमपीएस की सीट वो कुछ तोड़ने में कामयाब हो जाती है, तो जाहिर है सिंध असेंबली में उन्हें इतना इशू नहीं होगा, बल्कि बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उन्हें किसी को साथ मिलाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ज्यादा दबंग तरीके से पंजाब पर फोकस और वफाक की सियासत की तरफ आती हुई नजर आ रही है। बलूचिस्तान वो सेव कर चुकी है, सही है, बलूचिस्तान में उनका सबसे बड़ा इंटरेस्ट हुकूमत के साथ साथ सेनेट होता है, सही है, तो सिंध और ये, तो जाहिर है सेनेट के लिए वो ये सोच रहे हैं कि अगर इलेक्शन हो जाता है वक्त पर तो सेनेट में हमारी मेजोरिटी तो आई जाएगी, बिल्कुल सही है। अब वो वफाक की तरफ सोच रही है। आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब ये 2 हैं, लेकिन जरदारी साहब जिस तरीके से खेल रहे हैं और जो इक़्तिदार की सियासत कर रहे हैं उसमें बलूचिस्तान और यहाँ के बाद अब वो अलग ही किसी तरफ कहीं पे वो क्या राणा सनाउल्लाह साहब तो कहते थे कि साड़ी गल हो गई है, तो गल किसी होर नाल हो गई है। ये बड़ा फैक्टर है, ये बड़ा फैक्टर है। एक जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ खबरें चलवाई जा रही थी कुछ अर्से पहले तक, लेकिन अब आपने देखा होगा कि वो नहीं चल रहा, कराची में ढक्कन गायब, ये गायब, वो गायब, कुत्ते मारेंगे कुत्ते के, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अब जो स्कीम लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुका है। मंसूर साहब बात कर रहे हैं ना कि बड़ी लाहौर में आजकल आपको जियो इवन वो लाहौर के वो एरियाज जो कभी नहीं दिखाए जाते थे वो दिखाए जाते हैं, मतलब वो सत्तू कतला वाला इलाका, गजमतला वाला, वे पूरा वहाँ जहाँ पे नाले उबल रहे हैं, सड़कें नहीं है, तो इस बार वाकई किसी और दी गल आपसे इन्होंने कुछ पूछा था बजाज साहब जी, आपने पूछा वो खारजा पॉलिसी के बारे में पाकिस्तान कहाँ है जी, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हमारे अपने घर के दाने कोई नहीं है जी, हमारी सारी तवक्कुआत वो दुनिया को थोड़े दाने सर सरमायाकारी है,
जी उससे जा रही है, इंडिया जा रही है, दूसरी जगहों पे जा रही है। मुझे लगा तुसी कोई गल करनी। देखिए वजाद साहब, इस तरह से है कि आपने जो सवाल पूछा है वो इंतहाई अहम है, और बदकिस्मती से उस पर पाकिस्तान में बात नहीं होती कि हमारा जो परसेप्शन है वो, मैं समझता हूँ कि कभी भी इतना बुरा नहीं रहा। एक जमाना था कि वो दहशत गर्दी और वो तालिबान और अलकायदा से जो जोड़ी जाती थी पाकिस्तान से, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान का तासुर जाता है कि ये एक अनस्टेबल मुल्क है, अनटेनेबल, अनगवर्नेबल और अनस्टेबल मुल्क है, और इसमें अगर कोई इसको चला सकता है तो वो इसकी फौज है। ये मैं आपको 2 जुमलों में समरी बता रहा हूँ, ठीक है। यकीनन एज अ डेमोक्रेट आपको और मुझे इस बात से खुशी नहीं होती, लेकिन जो मैं आपको हकीकत पसंदाना ये बात बता रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जो कुछ पिछली अभी भी खान साहब ने इकोनॉमिस्ट में मजमून लिखकर जो कुछ वो कर रहे हैं, उनकी हमशीरा कह रही है कि वो अमेरिका में डोनाल्ड लू के खिलाफ केस दायर करेंगे। आप ये बताइए कि एक मुल्क जो आपका एलाई रहा हो, फ्रंट लाइन एलाई रहा हो, आपने 40-50 साल उसकी एड के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी हो, आप उसके एक अफसर जो कि चलिए दरमियाने दर्जे का अफसर है, सीनियर नहीं भी है, उसको आप जाके तो अदालतों में घसीटेंगे और रोजाना आप उसको वो ट्विटर के ऊपर अब वो करेंगे, तो आपके ख्याल से वहां की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो उसको कोई गुस्सा नहीं आएगा? पहली तो ये बात देख लीजिए। चीन जहां तक उसका ताल्लुक है, चीन को बहुत रिजर्वेशंस हैं, और ये SIFC का जो कयाम, मेरे जो सोर्सेज ने बताया है कि ये SIFC जिसका कि अभी हम भी तनकीद भी करते हैं, खदशात का इजहार भी करते हैं, उसकी जो बुनियादी मुहर्रिक था कि चीन ने कहा था कि हम तो नहीं इस मुल्क के निज़ाम से डील कर सकते जहां पर एक सिविल जज के पास 2-2, 3-3 साल हमारा केस टंग जाता है हमारी फर्म्स का। आप ऐसा मैकेनिज्म लाइए कि जहां पर 1 विंडो टाइप एक ऑपरेशन हो और SIFC प्लेटफॉर्म से हर मिनिस्ट्री को हैंडल किया जाए। यही वजह है कि आपने देखा है कि ये जो SIFC के जरिए पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त गालिब आई हुई है, उसमें बहुत बड़ा ये एक एंगल है। ये पैरेलल गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा सर, दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरे गल्फ, ये चूंकि ये 3 मैं ब्रॉड आंसर नहीं, और गल्फ की रियासतें उन्होंने कहा है कि या हबीबी हर बार कशकोल लेके 3-3 महीने बाद मत आ जाया करें। एक बनाइए फंड, उसमें हम पैसे डालेंगे, आपके एसेट खरीदेंगे, कुछ हमें एग्रीकल्चर लैंड दीजिए, खाने का बंदोबस्त करें, आपके पास ये मिनरल्स हैं, गोल्ड है, ये है, वो है, सैंडक है, हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए आपने देखा कि आरामको ने इन्वेस्टमेंट करने का इंडिया भी दे दिया है, बल्कि MOU साइन कर लिया है। चुनाचे इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन एलाइज हैं माजी के और मौजूदा, वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ ही डील करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जामिन है पाकिस्तान में इस्तेहकाम की। याद रहे कि इनमें से 2 ऐसे कुव्वतें हैं जो कि खुद जमहूरियत पसंद नहीं है, उनके यहाँ जमहूरियत नहीं है। रही अमेरिका बहादुर की बात, तो खत्ते में कोई जंग नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत नहीं है उनको, तो इसलिए जो गैर जमहूरी एलाइज है वो गालिब हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है हमारी एस्टेब्लिशमेंट की भी दोबारा से जो कहते हैं ताकत में इजाफा दिखाई दे रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 कि पाकिस्तान में जो कि पहले बात हो रही थी, जिसका कि मैं खदशे का इजहार कर रहा था, जो कि रजी दादा साहब ने कहा कि पोस्ट इलेक्शन जो सिनेरियो है, अगर ये ऐसा ही सिनेरियो है कि इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आना, तो फिर ये SIFC और जनरल हाफिज आसिम मुनीर के जो इरादे और जो उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर यहां पर 9 फरवरी को एक मुल्क में करोड़ों लोगों में तासुर दे दिया जाएगा, ये तो धांधली ज़्यादा इंतखाबात हैं और ये तो रिग्ड इलेक्शंस हैं, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, और अगले चीफ जस्टिस साहिब आकर महात्मा को बाहर निकाल देंगे, तो फिर क्या 2014 का रेपिटेशन नहीं होगा? हजूर वाला, आप तो तारीख मुझसे बेहतर जानते हैं। ये 10 साल होने को, ये 2014 में हम खड़े हैं, ये 10 साल मंसूबा ये था, ये 10 साल मंसूबे का इख्तिताम हो रहा है। अब खदशा ये कि कहीं एक और 10 साल मंसूबा ना स्टार्ट हो जाए कि जो 2024 से 2034 तक चले। हमारा तो ठीक है, हम तो उस पर कॉलम लिखेंगे, एनालाइज करेंगे, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर। लेकिन हजूर ये खदशा है, क्योंकि इसके लिए लेजिटिमेसी बड़ी जरूरी है, इसके लिए वो बंदोबस्त जरूरी है जिसका कि शायद पाकिस्तान की फौज को और इस्टेब्लिशमेंट को इदराक तो होगा, समझ तो होगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त उनसे हो नहीं रहा, और वो हो नहीं रहा। तमाम तर उनकी सियासी पार्टी, जरदारी साहब हो, मियाँ साहिबान हो, सपोर्ट है,
मीडिया के बेशतर हिस्से उन्होंने टेक ओवर भी कर लिया कुछ चैनल्स को, लेकिन वो काम नहीं हो रहा। कुछ को नहीं, बेशतर नहीं, देखिए एक को तो बाकायदा उन्होंने वो जो थे फैज साहब के बोल के लब आजाद है तेरे, तो उसको तो बाकायदा उन्होंने ले लिया ना, उसकी तो ओनरशिप भी बदलवा दी, कोठी जड़ी है उन्होंने कागज ही बदल देते। तो अब बात यह कि उसके बावजूद काम नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि अब रवायती मीडिया जो है वो प्लेयर नहीं है इस वक्त। सबसे बड़ा प्लेयर, और मैं बार बार इसका जिक्र करता हूं बकौल आसमा शिराजी, कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा ताकतवर एक चीज पाकिस्तान का सोशल मीडिया और जिस पे हम बात कर रहे हैं। बात हो रही थी मईशत की और हमारे तशख़्ख़ुस की आलमी सतह पर दुनिया के सामने। आपने खुद ही जिक्र कर दिया कि कभी भी बहुत अच्छा तो नहीं रहा। हम कभी दहशतगर्दी के हवाले से और वो मांगने तांगने के हवाले से तो हमारा वो तो मशहूर है, वो तो ब्रांड है, वो तो रूटीन में था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो आनी थी उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो हमने बार बार करके हमने खुद ये शो किया है कि स्टेबिलिटी हम पॉलिटिकल पार्टीज अपने तौर पर भी नहीं कर सकती, इसका बंदोबस्त नहीं कर सकती। अच्छा, फिर हमारी हुकूमतें जो भी रही हैं, जब हमारा वजीर आजम पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बताता है कि ये हमें जो मईशत को चलाने के गुर जो है ये आर्मी चीफ ने सिखाए हैं, इन्होंने आते ही हमें गाइड कर दिया, रहनुमाई दे दी और हम उस पर चल पड़े। तो सारी दुनिया को मैसेज जा रहा है ना कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड जिसको हम कह रहे हैं वो ये बता रहा है कि आर्मी चीफ सारे काम कर रहा है। अच्छा, बार बार हम पार्लियामेंट में खड़े होकर बताते हैं कि सऊदी अरब से जो पैसे आए, दुबई से जो पैसे आए, फलां जगह से जो पैसे आए, जो इन्वेस्टमेंट आई, ये सारे आर्मी चीफ लेकर आया है। तो भाई हमने खुद सारी दुनिया को मैसेज दिया कि हमारे मुल्क में जो काम करने वाला आदमी है वो आर्मी चीफ है। ये हमारे सियासी रहनुमाओं ने मैसेज दिया। अच्छा, और उसका देख भी रहे हैं, जो उनका इंप्रेशन उस पर ठप्पा लगा देते हैं ना, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने खुद लगाया ना कि हम तो इस काबिल नहीं है, ये आर्मी चीफ चलाते हैं सारी चीजें। अच्छा, अभी ताजा तरीन यूनाइटेड नेशन का जब इजलास था और उसके बाद जब हमारे आर्मी चीफ गए हैं इधर अमेरिका, तो वो यूएन के जनरल सेक्रेटरी से भी मिल रहे थे। मैंने तो खैर कभी, मुझे नहीं याद मैंने किसी मुल्क के आर्मी चीफ को इस तरह से उनसे मिलते देखा हो, लेकिन बहरहाल वो मिले हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस बात का इकरार कर लिया कि सारा कुछ उन्होंने चलाना है तो वो चलाएं। अच्छा, फिर एक बहुत जरूरी था मिसाके मईशत, बड़ी दफा बातें सुनी, कर लेते यार, हुकूमत भी तो मिल गई थी, बैठकर कोई बात कर लेते ना, इस पे कभी नहीं की। तो फिर वो उन्होंने मिसाके मईशत की, दूजा बांदर जो पहाड़ी पे चढ़े हुए सर उसको निकालने के बाद कर लेते ना। उसको निकालने के बाद 16 महीने जो हुकूमत रही वो कर लेती, हो सकता था, अभी भी तो हो रहा है ना। अच्छा, फिर उन्होंने अभी भी हो रहा है, जो जिन्होंने करना था उन्होंने कर दिया ना। ये मिसाके मईशत है जिसको हम SIFC कह रहे हैं, वो उन्होंने हमें मिसाके मईशत करके दे दिया, और अब किसी की मजाल को इधर से चूज करके इधर से उधर होकर दिखाया, ठीक है। अच्छा, नहीं, ये जरूरी था जब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये खुद स्पेस दी, गुंजाइश दी, और ये हमारी जरूरत भी थी, मंजूर किया। अच्छा, ये कभी पाकिस्तान की कानूनी ढांचे में अफवाज पाकिस्तान की माशी जिम्मेदारियों का कोई तस्करा न था, नहीं था। जो भी था वो डी फैक्टो था, वो इनफॉर्मल था। उसको फॉर्मलाइज किया पाकिस्तान की पार्लियामान ने, और हमने खामोशी के साथ उसको कबूल किया, हजम किया। जो आप बात करें मैं तायद ही कर रहा हूँ। अच्छा, और उसके साथ साथ और इसमें इजाफा कर दूं, PDM ने ना सिर्फ ये किया बल्कि उसमें तो वो है ना SIFC स्टैंड्स फॉर वो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इनिशिएटिव। कौन सा? अच्छा, मसला यह है कि उसमें वो सिर्फ बाहर से आने वाली जो इन्वेस्टमेंट है सिर्फ उसका रोल नहीं होगा। अच्छा, हमारे मुल्क की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट और इवन हमारा ये जो हो रहा है अब रिफॉर्म्स टैक्स की, FBR की, और ये सारी चीजें भी अब वही देखेंगे, क्योंकि दूसरे नहीं देख रहे, या वो खुद अनाउंस करते हैं कि हम नहीं देख सकते यार, उन्होंने चलाना है, तो फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया, वो चला रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये सारी पार्टीज जब खुश है तो हम शोर मचा के, ठीक है, हम नहीं हमें इतराज तो करना कर ले बिल्कुल, आप जरूर करें। कानूनी नहीं, कानूनी नहीं है, कानूनी इसलिए नहीं है कि कानून ये बन गया, कानून ये बन गया कि वो उन्होंने उसको कानूनी शक्ल दी। देखिए, आइन से बरखिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। मैं तो आइन की रूह की बात कर रहा हूँ। आइन की रूह में उनका ये काम नहीं है। एक बात
दूसरी बात ये तजुर्बे में हमने उनको नुमाइंदा मुंतखब किया था, उन्होंने अपने नुमाइंदे को चुन लेने, यार खुदा दा खौफ करो यार। रजा साहब सॉरी, मतलब आपको पता है चूंकि आइन का ना माजरत चाहता हूँ, वो जो 16 जमाती इत्तेहाद के बड़े बड़े सरबराहान है ना, उन्हें पता नहीं है बेचारों को, किसी दिन बता देंगे शायद उन्हें भी पता चल जाए यार है बहुत। अच्छा मैं एक चीज भूल गया था, लेकिन चूंकि हमारा वक्त खत्म हो चुका है, वो इंशाल्लाह अगली बैठक में होगी इंशाल्लाह, और वो है हिंदुस्तान से पॉलिसी। यार ये बहुत जो जरूरी है। मईशत की आपने बात कही, और वो जी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, लेकिन हिंदुस्तान की है, और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर हम तफसील में बात करेंगे अगली बहुत बार, जरूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ की वापसी जो है उससे जुड़ी हुई है, इससे मुंसलिक है, मुंसलिक है बराह रास्त। यस, इसलिए मैंने जो पावर आपको चेस बोर्ड का जिक्र किया है, जिसपे हमारे भाई ने औरों ने भी कुछ एतराज किया, ये वजह है कि इस वक्त वो चेस बोर्ड पर एक किंग है। हाँ। क्योंकि उनके हाथ में जो कुंजी है, हिंदुस्तान से सुलह, हिंदुस्तान पाकिस्तान के सिर्फ एक सियासतदान से बात करना चाहता है, और उसका नाम नवाज शरीफ है। इसके अलावा वो किसी से गुफ्तगू करने को नहीं तैयार। हाँ। आपको पसंद है नहीं पसंद है, ये आपकी मर्जी, ये आपकी मर्जी। दो बातें अर्ज कर दूं, टाइम बहुत हो, मुझे मालूम है एक एक जुमले में। हाँ। पहली बात, या नवाज शरीफ साहब हों या कोई आसमान से उतर आए, इंडिया के साथ ताल्लुकात खला में नॉर्मलाइज नहीं हो सकते जब तक जो है वो उसके साथ जमहूरी और मुआशी मामला जुड़े हुए ना हो। दूसरी बात जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इंसान एक तो है ना हमारा तजुर्बा, एक तारीख का तजुर्बा भी है। दुनिया में जो इदारा अपने पेशा वाराना फराइज से बाहर जाता है, उसकी अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी नीचे आती है, और वो अपने इदारे से बाहर भी जो है कामयाब नहीं हो सकता। ये बात असूली तौर पर ठीक है, लेकिन सर जिन्होंने ये सरेंडर किया ना, उन्होंने भी कुछ कर लिया, उन्होंने भी कुछ कर लिए। इंशाल्लाह अगले जुमे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, अगर जिंदगी दी अल्लाह पाक ने।